नमस्कार, आप सभी का गोल्डन टिकट 91 में। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ और ये जो सीरीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इससे पहले मैं आपको प्राचीन भारत कंप्लीट करवा दिया हूँ और साथ में बायोलॉजी का एक पार्ट दे दिया हूँ, है ना। और आज के वीडियो में हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है, आप देख सकते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे सारे क्वेश्चन को, है ना। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। हालांकि दिल्ली सल्तनत में ही जो है आता है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आता है, आप सबको पता है। खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है ना। ये टोटल जो 5 वंश आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत ही आता है। तो हालांकि मैं अलग अलग करके लिख दिया हूँ, है ना। दिल्ली सल्तनत, उसका यहाँ पे गुलाम वंश हो जाता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद जो है और यहीं पे दिल्ली सल्तनत से जो है उसका आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद बहमनी साम्राज्य या फिर बहमनी राजवंश के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग मुगल काल को देखने वाले हैं और मुगल साम्राज्य के साथ साथ उसका प्रशासनिक इकाई, उसका विधि व्यवस्था, सॉरी, और यहाँ पे सांस्कृतिक एवं कला के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ जो है मुगलकालीन विविध वाला सेक्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे जो है लास्ट चैप्टर है यहाँ पे मराठा राज, उसे देखने वाले वहाँ का सारे क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे 69 बीपीएससी में जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास से टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप आज करके देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। यहाँ पे एंशिएंट में लिख दिया हूँ, यहाँ पे मध्यकालीन होगा। ठीक है, मतलब मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कह रहा है कि भारत में बाबर जब आक्रमण किया था उसके संदर्भ में आपको ये जो 4 स्टेटमेंट दिया गया कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब बाबर भारत आया था तो उस समय बारूद का आगमन हुआ था, साथ में बाबर के साथ ही नहीं। बाबर से पहले जो है गन पाउडर का भारत में उपयोग किया जाता था और उसके कई सारे साक्ष्य भी हैं जो कि हम लोग देखने वाले थे। ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और जो है यहाँ पे गुंबद का जो है यहाँ पे परिचय हुआ जब बाबर आया था तब, लेकिन ऐसा नहीं था, उससे पहले ये सारी चीजें विद्यमान है भारत में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना। हाँ, जैसे बात है, जब बाबर आता है तो तैमूर वंश का क्या करता है भाई, यहाँ पे स्थापना करता है, तो ये बिल्कुल सही है। युद्ध में जो है तोपों की शुरुआत हुई। हाँ, तोप का शुरुआत जो है इस समय हुआ बाबर के समय, है ना। पहली बार भारत में जो तोप का प्रयोग किया जाने लगा ये जब बाबर आता है तब से ये शुरू हो जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ए। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, आंसर जो है ए हो जाएगा, सॉरी हाँ ए हो जाएगा, तीसरा चौथा सही था। कह रहे कि बाबर के आगमन के पूर्व भारत में जो है गन पाउडर मतलब कि बारूद मौजूद था, उसके आगमन के पूर्व ही मेहराब और गुंबद विद्वान थे भारत में, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं। अगला कह रहा है जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब होता है, तो ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी में परगना में हुआ, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर, इनके जो पिता थे, बाबर के पिता थे, यहाँ पे मैं लिख दिया, वह वंश की ओर से, मतलब अपने पिता के वंश की ओर से तैमूर था, और माता के वंश से जो है यह जो है एक चंगेज खां की वंश थी उनकी माता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन में था, आपने देख लिया। और आपको मैं बता दूं बाबर के बारे में कुछ चीजें और देख लीजिएगा। हालांकि हम लोग, मैं दोबारा कह रहा हूँ, थ्योरी वाला जो क्लास किया हूँ ना, इतनी डिटेल में चीजों को मैं पढ़ाया हूँ, जाके पढ़ लेना, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है। और अभी भी एग्जाम, आपके एग्जाम के लगभग 35 डेज है, लगभग 35 दिन के आसपास में है, तो भाई गलती मत करना, बहुत अच्छे से आराम से अभी चीजों को रिवीजन कर सकते हैं और 110 पे आराम से पहुंच सकते हैं, इतना टाइम तो है ना। तो यही टाइम है प्री एग्जाम को क्लियर करने का, तो डेफिनेटली प्री क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो 11 वर्ष की आयु में बाबर जो है परगना की गद्दी पर कब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1494 ईस्वी में बैठा था। और बाबर के द्वारा अलग अलग यहाँ पे युद्ध किए गए जिसमें इनका विजय होता था, है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, बाबर जो है खैबर दर्रा के बारे में डिटेल में चर्चा में किया हूँ। खैबर दर्रा से होकर, हालांकि जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया तो वो खैबर दर्रा से होकर ही आक्रमण करता है। ठीक है, तो भारत आया था और इसने अपने प्रथम आक्रमण यहाँ पे 1519 ईस्वी में बाजोर और भेरा को जीता था, है ना। बाजोर और भेरा को जीता था पहला आक्रमण में। दूसरा आक्रमण जो इसका होता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये होता है, इस डेट को ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 में। खनवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में। चंदेरी का युद्ध होता है ना, प्रत्येक एक साल बाद जो है लगातार जो है युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, 29 जनवरी 1528, और घाघरा का युद्ध होता है 16 मई 1529 में। डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन था आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूं तो अच्छे से आप देख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल, अब यहाँ पे देखिएगा, 2 क्वेश्चन मुगल काल से पूछा गया था 69 बीपीएससी में। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान यहाँ पे होना चाहिए काबुल। अच्छा, ये अल मक्का है, अल मक्का होता है जिसे बाबुल मक्का कहा जाता है। ठीक है, ये अल मक्का है, ठीक है, अल मक्का है, जिसे बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, जिसे मक्का का द्वार कहा जाता है, तो ये पूछा गया था कि भाई कहाँ पे है ना। तो ये भाई सूरत में है, आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है सूरत को जो है मुगल काल में बाब अल मक्का, मतलब कि बाबुल का मक्का कहा जाता है, क्योंकि यह हज के, मतलब हज यात्रा के लिए या फिर हज यात्रा करने वालों तीर्थ यात्रियों के लिए ये प्रस्थान बिंदु था। और इस कारण जो है सूरत को बंद ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात कर लूँ सूरत के बारे में, तो यह जो है मुगलों के अधीन एक महादेशीय भू मार्गों और
गंगई दोआब के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र हुआ करता था, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो कि सूरत कहाँ पे है भैया आपको पता होना चाहिए, गुजरात में पड़ता है यहाँ पे इस क्षेत्र में। तो ये थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार, है ना, अब देखो ये क्वेश्चन जो पूछ लिया गया था, और जो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में, मैं बताता हूँ ना कि दो टॉपिक को तो पी जाना है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नवरोज त्योहार के बारे में पूछा गया है। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार जो नवरोज की शुरुआत की थी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपने बलबन का नाम जरूर सुना होगा, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बलबन के द्वारा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने अभी तक अगर थ्योरी वाला क्लास को नहीं किया है, जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स वीडियो पीडीएफ पिक्चरल फॉर्म में सब कुछ दिया, मैं इस वाली क्लास का बात कर रहा हूँ। आप जो देख पा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास, जिसमें मैं ये सारा टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है ना, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ भाई। ये वाला टॉपिक को अच्छे से करना है। जैसे ये अरब लोग जो आक्रमण भारत पे किए थे उसे करना है। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद गजनवी के बारे में भी पढ़ लेना है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है भारत पर गजनवी का क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा की है। मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है मोहम्मद गौरी की कहानी, उसके बारे में डिटेल में और डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में पहले वीडियो देखिएगा। उसके बाद जैसे उत्तरायण का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से प्रश्न पूछा गया था, है ना, तो आप देख सकते हैं। और डिटेल में, है ना, जैसे प्रमुख प्राचीन जो है विश्वविद्यालय है, जिसमें तक्षशिला के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बल्लभी जो है ये गुजरात में है, तो इसके बारे में डिटेल में। और ये डेटा एक बुक में थोड़ी मिलेगा आपको। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आप लोगों का अध्याय 4 में, है ना, दिल्ली सल्तनत, उसे अच्छे से कवर करना है, जिसमें खास तौर पे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है। ठीक है, आपको अच्छे से कवर करना है। आप देख सकते हैं ये मोहम्मद कौन है, गौरी के, ये मोहम्मद गौरी के जो है कौन है भाई, दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है। और खास तौर पे जो भारत में इस्लामी वास्तुकला है ना, वहाँ से क्वेश्चन आप सबको पता है कि भर भर के पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं। तो अच्छे जैसे ढाई दिन का झोपड़ा हो गया, आपको पता होना चाहिए। कुबल उल इस्लाम जो है मंदिर है या मस्जिद है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ बताया हूँ। कुतुब मीनार के बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ, है ना। कुतुब मीनार का अन्य जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से करना है। साथ में अभी जो बलबन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं है, तो भाई मल्टीपल टाइम ये थ्योरी को रिवीजन करिए और मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो बलबन के बारे में आंसर ये हो गया, मिल गया आपको। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बलबन ने ईरानी त्योहार जिसका नाम है नवरोज का आरंभ किया था, और इसने कई ईरानी परंपराओं, जिसे सिजदा हो गया, जो भूमि पर लीद कर अभिवादन करते हैं ना मुसलमानों के द्वारा, आप देखेंगे जो इस्लाम धर्म को मानते हैं ना, तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने शुरू किया था। पाइबा सुल्तान के चरणों में को चूमना, ये इनके ही द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा ही शुरू करवाया गया था। ये कुछ बेसिक बातें हैं, है ना। तो इसके बारे में डिटेल में मैं चर्चा कर दिया हूँ। खासतौर पर बलबन ने जो है एक पृथक विभाग का स्थापना किया था, जिनका नाम था दीवान ए अर्ज। और आपको पता होना चाहिए बलबन ने एक और नीति को जो है यहाँ पे शुरू किया था, मतलब वह लोह नीति का पालन इन्होंने किया था, और वह स्वयं को ही फिरदौस के शाहनामा में वर्णित, जिसका नाम है यहाँ पे अफराशियाब, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंश से जोड़ा था अपने आप को। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं बलबन के बारे में। एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं ना, इसने इल्तुतमिश के द्वारा जो है यहाँ पे चालीसा जो है गुट का स्थापना किया था। तो ये तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, लेकिन बलबन ने जो है इस चालीसा जो गुट था उसे क्या कर दिया गया था, तो भाई उसे खत्म कर दिया गया था बलबन के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया था। तो कुछ इस तरीके से पॉइंट आपको लाइन में रखना है ना, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, कह रहा है कि यहाँ पे फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी भी करवा रहा हूँ, तो महत्वपूर्ण होता है ये। तो दोनों सीरीज को कंप्लीट करिए। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन 68 से लेके और 38 बीपीएससी के सारे क्वेश्चन तो है ही। सीडीपीओ एपीओ मैं आपको बता दिया ना, बीपीएससी एओ का अलग अलग जो एग्जाम पहले होता था, सारे जो है क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ ना दिल्ली सल्तनत के जितने भी टोटल 5 वंश है ना, उसके बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। देख सकते हैं डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक वीडियो में एक टॉपिक में कंप्लीट करवा दिया हूँ, और उसमें भी वीडियो का लेंथ होता है 35 से 40 मिनट। अगर स्पीड करके देखेंगे तो 20 से 22 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो ये काम करिए, करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट में करवाऊंगा। क्वेश्चन करें कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, तो लाखों में वो दान करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत में मुगल वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक, ठीक है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, को बड़े पैमाने पर लाखों में दान करने के कारण इन्हें लाख बख्श कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश के प्रथम शासक था, जिसने लाहौर की राजधानी, लाहौर जो है जो पाकिस्तान में, उसे अपनी राजधानी बनाया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुलाम वंश के प्रथम शासक अभी मैं बता दिया हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, पाकिस्तान में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी ने, है ना। तो मोहम्मद गौरी किसको करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को करेगा। उसका जो कौन था, ये गुलाम था, उसके अंदर में था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि में से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास जो है हौज ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है भाई, आप लोग मुझे पता है, इल्तुतमिश का आपने जरूर सुना होगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, इल्तुतमिश हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुतुब मीनार के पास जो है हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज ए शमसी एक तालाब है, ध्यान रखिएगा। आपके मन में मुझे पता है क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये है क्या, हौज ए शमसी क्या है। एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश शमसी परिवार के होने के कारण इस तालाब का नाम जो है क्या रखा, हौज ए शमसी। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क, यहाँ पे मैं बोला तुर्क जो थे, ये इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश गुलाम वंश के संस्थापक, जिसका नाम था भाई
अच्छा माफी चाहता हूँ। हाँ, इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, जो कि गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश भी आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया था। देखिए, कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरे तरीके से काम करवाया था इल्तुतमिश ने, है ना। और दिल्ली में पहला मदरसा, जिसका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, क्या नाम है, मदरसा ए मुइजी की स्थापना की, और इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार, किसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था, इसका नाम है मलिक जानी को, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ से इसका जो एनालिसिस मैं कर देता हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है प्रबल, है ना, और यहीं से क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश शासक था, है ना, कौन से वंश का, तो आपको पता है गुलाम वंश का शासक था, संस्थापक नहीं, शासक था, जो गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था कौन, इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, जो कि बिहार के एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मलिक जानी को आंसर डी हो जाएगा। इक्ता प्रथा प्रारंभ की गई थी, इक्ता प्रथा की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अभी मैंने आपको बता दिया। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया, पहला मदरसा किसने स्थापित किया, इल्तुतमिश ने किया, अभी आपने देखा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, किसका है भाई, इल्तुतमिश का है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था, तो नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन पूरा करवाया गया था, पूरा शब्द लिखा हुआ है तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद, 2.5 दिन की झोपड़ा क्या है, मस्जिद है, अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में है। तो कह रहा है कि मस्जिद के पहले निर्माण कार्य किया था, कौन किया था। अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा कर रहा हूँ। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था, विग्रहराज ने। ये कह रहा है विग्रहराज ने 2.5 दिन के झोपड़ा जिसमें बना हुआ था, वहाँ पे कौन सा जो है मंदिर था, या कॉलेज था, या कभी गरीब खाना था, या धर्मशाला था, ये पूछ रहा है विग्रहराज के द्वारा क्या स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखिए, ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, कॉलेज था। ठीक है, देखिए एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा, ये विग्रहराज जो थे ये अर्णोराज के पुत्र थे, अथवा विशलदेव चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर के एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे अब यहाँ पे देख लीजिएगा कुतुब उद दीन, अच्छा ये कुतुबुद्दीन ऐबक है यार, इसका नाम लंबा चौड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तन यहाँ पे करा दिया गया था, है ना। तो ये कॉलेज था, है ना, और ये कॉलेज जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपने देख लिया, जो कि उस कॉलेज को जो है परिवर्तन किसमें कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक है, वो कर दिया एक मस्जिद के रूप में। प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में, देख लीजिएगा 2.5 दिन में पूरा कर दिया गया था, और इस कारण जो है इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा माना जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का कहानी आपको समझ में आ गया, पता चल गया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये है एक मस्जिद है, पहले कॉलेज था, उस कॉलेज को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और 2.5 दिन में ही पूरा कर दिया, इसलिए इसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कह दिया गया, और ये अजमेर में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के, जिसका नाम है टंका, ससगनी और जित्तल, किन धातुओं, ये 3 मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो किन धातु से बने हुए थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये चांदी और तांबा का बना हुआ था। आइए देख लेते हैं, सल्तनत काल में टंका चांदी, जिंदल तांबे से बना होता था, और ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था, शशगनी क्या था, तो एक चांदी का सिक्का था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था, ससगनी। ठीक है, टंका एवं जित्तल का अनुपात 1:48 1:48 था, और वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि रजिया कौन थी, रजिया सुल्तान, तो आप देखिएगा इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। उच्च वर्गों को स्त्री शासन जो है नापसंद करते थे, उस समय जो उच्च वर्ग हुआ करते थे ना, तो उनका कहना था कि भाई महिलाओं के शासन व्यवस्था को कैसे चलाएगी, है ना, महिला का काम है घूंघट में रहना, ये सारी चीजें करना, इसके कारण आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे रजिया ने अपने सद्गुणों के बावजूद जिस शासिका के रूप में जो है उनके पास वो शक्ति थी, वो पावर थे, वो एबिलिटी थी कि वो शासन व्यवस्था को अच्छे से चला सकती थी, लेकिन इस कारण जो है स्त्री होने के कारण वहाँ के उच्च वर्ग वो क्या कहते हैं, पसंद नहीं करते थे, इस कारण से ऐसा हुआ, असफल रही। राजा ने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल नहीं हुई, क्योंकि उच्च वर्ग के स्त्री शासन, उस वर्ग को जो है स्त्री शासन, जो वहाँ के उस समय के उच्च वर्ग थे, समझ रहे ना भाई, तो शासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला बेगम शासिका थी, जिसने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाले थे। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और आपको मैं बता दूं, यह जो है अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में मिला था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है अमीर ए शिकार की पदवी पर जो है बलबन को किसने नियुक्त किया था, तो अभी आपने देख लिया। अच्छा, ये किसने नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, गलती नहीं करना है, ये रजिया सुल्तान ने किया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, मैं आपको बता दिया हूँ, इल्तुतमिश की। आंसर नीचे में दिखा होगा, है ना, कोई बात नहीं, देख लीजिए दो आंसर, सब तो नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह प्रथम जो है मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जो है किंगशिप को जो है राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो बताइए आप लोग, छोड़ दें, बिल्कुल यहाँ पे बलबन हो जाएगा भाई, मुझे पता है आप लोग पढ़े हैं अच्छे से। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन
ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किया। गैसुद्दीन बलबन गुलाम वंश के शासक था, यहाँ पे लिख भी दिया गुलाम वंश के, जिसने दिल्ली सल्तनत पर जो है 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया बलबन, ठीक है। और शासक पद्धति को बलबन ने नवीन सांचे में जो है ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया बलबन के द्वारा, ठीक है। उसका कहना था, बलबन का कहना था कि सुल्तान का हृदय देवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है और इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है, ठीक है। और उसने मतलब कि बलबन ने सिजदा, नाम जरूर सुना होगा, आपने नहीं सुना तो अभी ध्यान में रखिएगा, सिजदा एवं पबोस मतलब पेबोस की परंपरा लागू किया और फारसी जो है रक्त एवं लोह की नीति कहकर इसे संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही और पतला कर लेता हूँ, थीन कर लेता हूँ, थिकनेस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, है ना। तो नीति को कहकर जो है यहाँ पे संबोधित किया जाता है। और बरनी के अनुसार बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। बलबन ने चालीसा ग्रुप जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था उस शक्ति को तोड़ा था और बलबन के ही समय तुगरील खां का जो है विद्रोह हुआ था। तो है ना, ध्यान रखिएगा, कितने सारे पॉइंट है यहाँ पे इसके एनालिसिस में, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट को आपको माइंड में रखना है, एक बार में याद नहीं होगा इसलिए मैं वीडियो को वैसे जल्दी देखिएगा लगातार। तो आइए अगला क्वेश्चन करें कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने, आपने देखा। और यही 66 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिखा था, 69 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ उससे आधार बनाइए, उसका जो एनालिसिस करवा रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है कि मत मुझे किसी बुक में नहीं मिलेगा इतना सारा डेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय। अब इस लाइन को समझिए दोबारा, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। तो बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? अभी आपने नाम देखा था ना भाई, अभी मैं आपको बताया था कुछ देर पहले, है ना। तो जियाउद्दीन बरनी ने, है ना। तो दिस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। काफी असर बलबन ने, अभी तो आपने बताया, बिल्कुल मैंने अभी बताया बलबन, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चालीसा ग्रुप की शक्तियों, जो ग्रुप ऑफ 40 चालीसा ग्रुप के जो, अच्छा चालीसा ग्रुप क्या होता था? एक संगठन था, उसमें जो है अलग अलग यहाँ पे संगठन मतलब 40 टाइप का संगठन हुआ करता था और इसमें कहा जाता है कि इसमें 40 लोग हुआ करते थे और सबका अलग अलग काम होता था, जिसके द्वारा ये जो है इल्तुतमिश जो है शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस गठन का जो है ये जो चालीसा ग्रुप था इसका गठन किया गया था और इसे समाप्त कर दिया था। कहा जाता है कि इसमें लास्ट में जो है एकदम मतभेद हो गया, साथ में भ्रष्टखोरी आ गया, ये सब चीज आ गया, तो बलबन इसे समाप्त कर देता है, ठीक है। तो दोबारा करूँ, ये सब डिटेल में थ्योरी वाला क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ये चालीसा ग्रुप क्या होता है, फलना चिल्ला सब कुछ, ठीक है। चलिए, चालीसा ग्रुप जो है की शक्ति को किसने तोड़ा था? तो बलबन ने तोड़ा था। क्यों तोड़ा था? अगला क्वेश्चन है तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के काल में, अभी मैं आपको बताया। अब यहाँ पे देख लेते हैं भैया खिलजी वंश। तो अभी जो आपने पढ़े हैं, मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश आता है, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, अच्छा गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी से क्या होगा, इसे जी के तसल से ध्यान रख सकते हैं। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो अभी हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे खिलजी वंश में आ गए हैं, ठीक है। गुलाम वंश में खास तौर पे मैं आपको बताऊं तो खास तौर पे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं भैया बलबन के बारे में, और ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं थ्योरी वाला क्लास जरूर आप जाके पढ़ लियो। आइए खिलजी वंश को देख लेते हैं। तो भाई जब आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बता देता हूँ भाई साहब, है ना। आप क्या करिएगा, आप जब थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो इनके जो जैसे मान लीजिए गुलाम वंश के संस्थापक है ना, तो गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, कई बार इलबरी तुर्क भी, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे इलबरी तुर्क थे और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद खिलजी वंश। अच्छा, इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश कितने सालों तक भारत पे अपना शासन व्यवस्था को चलाया था, खासतौर पर दिल्ली वाले क्षेत्र में, तो 1206 से 1290 तक। उसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश आता है, जिसके बारे में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और इसके संस्थापक जैसे बात है, ये जलालुद्दीन खिलजी होता है, जो कि सबसे कम समय तक दिल्ली के क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था को चलाया था। और सबसे ज्यादा समय तक ना ये 5 वंश में से अपने शासन व्यवस्था को कौन चलाया था? ये तुगलक वंश चलाता है ना, जो कि 1320 से 1414 तक है ना, लगभग 95-96 साल तक ये शासन व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से चलाया था, ठीक है। जिसका संस्थापक जो था तुगलक वंश के गैसुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक जो है खिजर था, इसका टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक था। उसके बाद लोधी वंश आता है और बहलाल लोधी जो है इसके संस्थापक होते हैं और इसी लोधी वंश का जो है अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी, जिनको हरा करके पानीपत का प्रथम युद्ध होता है अब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं और बाबर पे मुगल साम्राज्य का कहानी शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कहानी आपको ध्यान में रखना है और मैं आपको डिटेल में चर्चा करूँ कि दिल्ली सल्तनत जो जैसे कहाँ तक फैला हुआ था, आप देख सकते हैं डायग्रामिकली पिक्चोरल फॉर्म में, है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, रखना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? आगे ना क्वेश्चन भाई, कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी, नाम जरूर जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते तो अभी आपको मैं परिचय करवा देता हूँ अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। तो कहते हैं कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको क्रियान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया था और ये विभाग कौन सा था? अब यहाँ पे देख लीजिए, इस विभाग का नाम पूछा जाएगा। दीवान ए रियासत के नाम से इसका नाम दिया गया था, जिसका नाम है दीवान ए रियासत। इसका प्रधान जो हुआ करता था, है ना, इसका प्रधान सदर ए रियासत, इसके प्रधान को कहा जाता था और इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक जो है नियुक्त किया जाता था, देख सकते हैं। और इसे शाहना ए मंडी कहा जाता है। देख 4 पॉइंट मिल गया यहाँ से, तो देख सकते कितना महत्वपूर्ण है। जो योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी होता था शाहना ए मंडी, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश के प्रथम शासक थे। आगे ना क्वेश्चन देखो भाई, इसी लाइन से आ गया ना, मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया तो खिलजी वंश के शासक कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, है ना। तो अब देख लो भाई आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। कर है जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक यहाँ पे जिसका नाम था कायकुबाद की, यहाँ पे कब, तो वहाँ पे देखते हैं 1290 में हत्या कर जो है स्वयं को शासक घोषित कर लिया था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, यहाँ पे स्लाइड को समझिएगा।
और खिलजी वंश की स्थापना कर डाला। और सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे कम समय तक शासन किया था। और खिलजी वंश ने ही भारतीयों को उच्च पद, यहाँ पे भारतीयों को उच्च पद पर जो है नियुक्त करने की परंपरा शुरू किया था। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है दाग ए हुलिया। ये इतने बार क्वेश्चन पूछे जगह है कि मत पूछे। तो कह कि दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी किसके द्वारा? तो आपने देखा ना भाई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। युद्ध के अवसर पर सैनिकों या फिर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दे सैनिक, इसके रोकथाम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ किया था। ठीक है। और दीवान ए आरिज का काम था कि सैनिकों का हुलिया रखता था, सैनिकों का हुलिया रखता था, मतलब कि उस पे जो है ये हुलिया रखने का काम इसका काम था। इस प्रकार उसने घोड़े को दागने की या फिर घोड़े को दागने की प्रथा भी प्रारंभ किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया, जो आधुनिक काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आप देख रहे हैं ना भैया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अभी जो आप राशन लेने जाते हैं ना, जिसके पास राशन कार्ड है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उसी पर आधारित है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सामान्यता रखता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का जो है आधार राजस्व के रूप में लेन देन का दावा किया है। अच्छा, मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। और अभी आपने 69 प्रश्न पूछा गया था बाबर के संदर्भ में, वैसे इसी का टाइम में हो गया था शुरू। ठीक है। इसलिए देखिए लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो आप कहेगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुल्तान काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में, अब देखो भाई, पूछा था ना, अभी मैंने आपको 69 पे क्वेश्चन दिखाया था ना, है क्वेश्चन बाहर, इससे पीवाईक्यू से बाहर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था पीवाईक्यू से बाहर, बाकी सब पीवाईक्यू से प्रश्न पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन ना 2014 में पूछ लिया गया था। कौन से एग्जाम में? तो 28वीं बिहार जुडिशियल एग्जाम होता है ना, बिहार के अंदर में बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उसी में पूछ लिया गया था। स्थापत्य कला गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीति मेहराब। अब देखिए, ये दोनों लाइन से प्रश्न था, अभी मैं दिखा देता हूँ। देखिए भाई, बाबर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था, जरा देखिएगा यहाँ पे। देखो, मेहराब और गुंबद, इसके बारे में पूछा कि भाई बाबर आया तब शुरू हुआ था, है ना? ऐसा नहीं है, पहले से ही ये कहानी शुरू हुआ था। ठीक है। तो कह कि यहाँ पे दोबारा सुनिए, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो किसके समय में किया गया था, है ना? और ये कौन किया था? तो भाई आपको पता होना चाहिए, अभी बताओ आंसर को छोड़ दो। तो ये अलाई के दरवाजा में हुआ है ना। दोबारा सुनिए, कह रहा है स्थापत्य कला में गुंबद का आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भीति मेहराब की प्रणाली का प्रयोग किया गया। कहाँ पे? तो अलाई के दरवाजा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो अभी आपने देखा है अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना? तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से होगा पद्मिनी घटना, नाम इस कहानी जरूर आपने सुना होगा। तो आंसर क्या होगा भाई? बी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? पद्मिनी जो घटना के सुल्तान से जुड़ी हुई है। तो अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ भी लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो कह रहा है कि रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन से संबंधित है। पद्मिनी की मैं बात करूँ, रानी रतन सिंह की पत्नी थी। आपको मैं बता दूं कि ये पद्मावत जो लिखा गया है, ये पुस्तक है, बुक है, जो कि जैसे के द्वारा लिखा गया है। तो इनके अनुसार कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो चित्तौड़ पर आक्रमण कर जो है रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। चित्तौड़ पर जो है आक्रमण करके रानी पद्मावती को जो है क्या करना चाहता था, है ना? हासिल करना चाहता था, है ना? और 12 मासा, ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए ना। 12 मासा ग्रंथ जो है की रचना कौन किया था? तो मलिक मोहम्मद जैसी के ही द्वारा किया गया था। ठीक है। डिटेल में थ्योरी वाला क्लास में इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग जाके जरूर उस क्लास को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? आ गया ना भाई, तो राणा रतन सिंह होगा। रानी पद्मावती की पति होंगे, तो बी इज राइट आंसर, है ना? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 12 मासा की रचना किसने की थी? वही आ गया, तो मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? तो राणा रतन सिंह, अभी आपने देखा, तो डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था, उसका नाम क्या था, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हालांकि इसका नाम है उलूग खां, बहुत इंपॉर्टेंट है। उलूग खां के बारे में डिटेल में थ्योरी वाला क्लास में पढ़ाया है ना, तो बार बार मुझे इंडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग समझिए थ्योरी वाला क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, है ना? उसे करिए और पीवाईक्यू करिए, एग्जाम इस बार पीटी मिट्टी में होगा। करेक्ट, अलाउद्दीन का जो है प्रसिद्ध सेनापति जाफर खां, मंगोल के जफर खां है, माफी चाहता हूं यार, सॉरी जफर खां होगा इसका आंसर, यार मैं क्या बोल दिया हूँ। आंसर इसका ए हो जाएगा, जफर खां नाम था, डी नहीं होगा, ए होगा। आप लोग करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में, इसका सेनापति का नाम था जफर खां, तेरे का ये हो जाएगा जफर खां। ठीक है। तो कह रहा है कि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है। अगर मैं बताऊं तो वो अपने समय में श्रेष्ठ और साहसी सेनापति थे। ठीक है। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात, आप देख सकते हैं, 30 फोर्स पीछे, अब इस लाइन को जरा समझिएगा, उसी रात को जो है 30 कोस, यहाँ पे 30 फोर्स नहीं है, 30 कोस जो है पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। और अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर, नाम जरूर आपने सुना होगा ना, तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। और बरनी के अनुसार है ना, बरनी के अनुसार इतिहासकार थे, तो बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति को विरोध किया था और अलाउद्दीन ने खूत व, इस लाइन को समझिएगा, मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया था, जिससे उनकी स्त्रियां, अब लाइन थोड़ा सा इस लाइन को समझिएगा ना, एक मिनट,
जिससे उनकी स्त्रियां जो है यहाँ पे स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगी। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा तो अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई थी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया? द्वार समुद्र, मलिक काफूर को। ठीक है, आगे बढ़ जाते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन करें कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक अभी आपने देखा ना, मैं डिटेल में अभी जो बताया हूँ, है ना, ये हो जाएगा। रामचंद्र देव था ना, बताया ना। किसने जो है खूत और मुकदमों को, इस लाइन को समझिएगा, खूत और मुकदमों को इस हद तक जो है पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आपने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बी इज द राइट आंसर। खलीफा की शक्ति को क्या किया था? विरोध किया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? 18 का, बी हो जाएगा भाई, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर जो है लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कर है कि निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से भूमि उत्पाद कर लगाने वाले कर जो टैक्स होता है ना, टैक्स को इंगित नहीं करता है। तो आपको मैं बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बताइएगा। देखो ये खरात हो गया, उष्ण हो गया और मुक्ति हो गई, ये तो है। बाकी ये खम्स नहीं था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। खम्स जो हुआ करता था वो लूट का धन हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। और इस धन का 1/5 मतलब 5 भाग में से 1 भाग राजकोष में तथा 5 में से 4 भाग सैनिक को बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा 5/1 भाग सैनिकों को, 5 भाग में से सिर्फ 1 भाग सैनिकों को वितरित किया। और यह भूमि उत्पाद कर से संबंधित नहीं था, है ना। तो खम्स आपने देख लिया, ये लूट का धन था। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ और खैरात, यह जो है गैर मुसलमानों पे लगाए जाने वाला ये भूमि टैक्स था। उपज का 1/3 से लेकर 1/2 भाग तक वसूल किया जाता था। और खिलजी शासक की, अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, खिलजी शासक की हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का जो है यहाँ पे पहला शासक बना जो भारतीय मुसलमान था। और अगर मैं आपको बताऊँ तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और राज्य को धर्मनिरपेक्ष, इस लाइन को समझिएगा, राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है। ठीक है, कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा प्रथम सुल्तान था। ठीक है, आइए, तो ये जो सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मत बोलिएगा कि हमें तो आप पढ़ाई नहीं थे, बता रहा हूँ ना सारे पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन थे जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो अच्छा ये क्वेश्चन क्या, वह प्रथम, तो देखो भाई अभी मैं आपको बताया हूँ ना कि ये क्या करे, वह प्रथम भारतीय मुसलमान तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह, सॉरी यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे खिलजी शासक की हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का जो है यह पहला शासक बना जो भारतीय मुसलमान था। यहाँ पे देखिएगा, और वही क्वेश्चन यहाँ पे था, उस ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के धर्म, सॉरी इस लाइन को समझिए, कोई बात नहीं, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी का मैं बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से या फिर सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। और ये शब्द किसने लिखे हैं? तो अभी मैं आपको बताऊँ ना कि ये किसके अनुसार है, A.L. श्रीवास्तव के अनुसार। अभी आपने देखा ना। चलो अगला टॉपिक हम लोग का तुगलक वंश, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। आइए देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, दौलताबाद में ये अपने राजधानी को क्या कर लिया? दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन कब? तो 1327 ईस्वी में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। इसके पीछे उसका तुर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है कुशलता से शासन करने में मदद मिलेगी। और कहा जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल रहा है ये 1325 से लेके 1351 तक था। इब्न बतूता जो रहला नामक पुस्तक लिखा है, और इसी इब्न बतूता को आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। ठीक है, तो कह रहे कि इब्न बतूता जो रहला नामक पुस्तक लिखा था, तो कह रहे कि मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आता है और उसी के शासनकाल में ये तुगलकालीन जो व्यवस्था था वो प्रकाश डालता है रहला नामक पुस्तक में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना किया था और अपनी प्रजा में जो है गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का भी प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, माइंड रखिएगा। तो मोहम्मद तुगलक वही है, मोहम्मद बिन तुगलक है ना, तो कंफ्यूजन मत रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो आपको ये सर अभी तो आपने बताया, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जो है किस शासक के शासनकाल में, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के जो है विषय पर इब्न बतूता जो है इब्न बतूता की रहला नामक पुस्तक है ना, जो कि इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे, तो प्रकाश डालती है। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा ना, अभी मैं बताया ना, मोहम्मद तुगलक आप कह सकते हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को जो है संपन्न। आइए देखते हैं है क्या भाई, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को संपन्न है।
चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, कह रहे हैं कि जागीर बांटने की जो है फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को संपन्न था, ताकि उलमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके, जिससे वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह न करें। फिरोज तुगलक ने जागीर तथा सेना में वंशानुगत नियम लागू कर दिया। फिरोज के समय से ही जजिया एक अलग, देखिएगा जजिया एक अलग कर के रूप में सामने आया। फिरोज शाह तुगलक ने जो है संस्कृत, यहाँ पे देखिएगा भाई, पांडुलिपि का जो है दलाई ए फिरोज शाही, इस लाइन को समझिए, यहीं से क्वेश्चन आता है, के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। उसने दीवान, इस लाइन को समझिए, दीवान ए बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। तो सबसे अधिक गुलाम होगा तो जाहिर सी बात है एक विभाग रहेगा, तब ना भाई सभी लोग इसमें रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो अभी मैं आपको बताया, फिरोज शाह तुगलक के। आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, छः का डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का विकास नाम से फारसी अनुवाद करवाया था। तो आप तारीख ए फिरोज शाही नहीं होगा, गलत मत करिएगा, ये आंसर हो जाएगा बी, दलाइल ए फिरोज शाही, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस शासकों ने गुलाम हेतु विभाग की स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, आपने देखा 8 का ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? 9 का क्वेश्चन है, बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कहानी। कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसके जो है निकटवर्ती क्षेत्रों में कितना, तो 1200 बाग लगवाया, और इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना करवाया था। ठीक है, और इसने गरीबों के सहायतार्थ जो है एक खैराती अस्पताल, मतलब सहायता होना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भावना में बाके सहायता लिख देता तो भाई सहायता वही सहायता ही हुआ है ना। तो एक खैराती अस्पताल जिसका नाम था दारुल सफ़ा, ये गरीबों के लिए एक अस्पताल खोला था जिसका नाम था दारुल सफ़ा की स्थापना करवाई थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में डाले जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर ले, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित ये दारुल सफ़ा मतलब भाई आप ध्यान रखिएगा, सफ़ा मतलब बीमारी को साफ कर दे रहा है, मतलब अस्पताल होगा, खैराती अस्पताल होगा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। खैराती अस्पताल मतलब भाई फ्री हॉस्पिटल, आप समझ रहे हैं ना, फ्री हॉस्पिटल, यहाँ पे इंग्लिश में भी है, तो भी खैराती तो मतलब होता है फ्री। तो एक जो है खैराती अस्पताल इन्होंने खोला था। ठीक है, तो 20 राइट आंसर। तो भी अलग अलग एंगल से क्वेश्चन को ध्यान में रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक क्यों यार, हम लोग, मैं और मेरी टीम तो आपके लिए एकदम जी जान लगा के काम कर रहे हैं, ताकि भाई आप लोग इस बार भी ना रुके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया है? क्वेश्चन में बार-बार अलाउड कीजिए, बोलो फिरोज शाह तुगलक, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का, देखो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का सैयद वंश। तो क्वेश्चन है, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक की मैं बात करूँ तो यह जो है याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? ठीक है, तो बी हो जाएगा सैयद। अच्छा एक मिनट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तारीख ए मुबारक शाही का लेखक जिसका नाम था याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो ये सैयद वंश के शासनकाल में था। ठीक है, ये देख लेते हैं डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो भाई तारीख ए जो है मुबारक शाही के लेखक जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है सैयद वंश के सबसे युगतम शासक मुबारक शाह के संरक्षक था, मतलब उसका संरक्षक प्राप्त था, उसके अंदर में था। यह ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। ठीक है, कौन सा? अभी मैं बता दिया हूँ, तारीख ए मुबारक शाही की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कह रहा है कि फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखता है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और सैयद अनेक प्रशंसनीय उसमें जो है अनेक जो है प्रशंसनीय जो है यहाँ पे गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का, यहाँ पे देखिएगा, सैयद वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर या फिर भारत में किस वंश का जो है राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भाई लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है ना, यहाँ पे देख लीजिए। आइए देख लेते हैं कि बहलोल लोधी वंश का संस्थापक स्थापना जो है यहाँ पे 1551 में बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। लोधी वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किया, और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। अभी जो देख रहे हैं ना भाई, आगरा वो किया था सिकंदर लोधी ने, 1489 से 1517 तक इसका टाइम पीरियड रहा है, और 1504 ईस्वी में किया था, ध्यान रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। कह रहा है कि सिकंदर लोधी ने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासक पर जो है नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर जो है आगरा को वर्ष कितना, 1504 में राजधानी बनाया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ विविध वाला सेक्शन जो कि सल्तनत कालीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो अब देख लेते हैं। क्वेश्चन है कलेक्ट कर है कि भाई दिल्ली सल्तनत के दौरान, अब यहाँ पे देखिएगा, मुकद्दम या चौधरी, इस लाइन को समझिएगा, पद का इस्तेमाल किसने किया, किसके लिए किया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, दो शब्द आपको दिखेगा, मुकद्दम और चौधरी। देखिए ये 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो गांव के सरपंच के लिए हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे देख लीजिएगा, आंसर तो ये हो जाएगा, ऐसे आप माइंड में रखिएगा। तो कह रहा है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी का पद जो है गाँव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था, और ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत, देखिएगा इस लाइन को, वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में जो है राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था, जिससे पारिश्रमिक जो है यहाँ पे क्या था, प्राप्त था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक जो है विश्वसनीय माना जाता है, तो किसके द्वारा लिखा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है तबकात ए अकबरी। और आप देख सकते हैं ये भी असर भी में प्रश्न पूछ लिया गया था, तो कितना महत्वपूर्ण है ना। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा भाई बी हो जाएगा, निजामुद्दीन मोहम्मद, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा, यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी पुस्तक है। यह मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तिथि और भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह जो है सर्वाधिक विश्वसनीय ग्रंथ माना जाता है, तबकात ए अकबरी को, ठीक है, जो कि निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मदरसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया था, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। देखिए दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने जो है अपने बेटे राजकुमार, इसका नाम था राजकुमार नासिरुद्दीन मोहम्मद की याद में जो है मदरसा ए नासिरिया की स्थापना की थी, ठीक है। गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो कह रहे हैं गीत गोविंद की रचना कौन किया था, है ना, तो जयदेव के द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखिए गीत गोविंद जयदेव का काव्य रचना है। जयदेव का जन्म जो है उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक ग्राम में हुआ था। गीत गोविंद में जो है श्री कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विवाह का वर्णन, और कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपलम्ब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा के सखी द्वारा राधा के ब्याह जो है संताप का वर्णन, ये सब जो है इसमें वर्णित है। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कृष्ण और राधा से संबंधित ये जो है ये ग्रंथ है जो कि जयदेव द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक, अच्छा यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और जवाब दीजिएगा बिल्कुल, आप सबको पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, करके यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच, मतलब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, और उस युद्ध में मतलब तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था, है ना, आप देख सकते हैं मुस्लिमों का विजय और राजपूतों का यहाँ पे हार हुई थी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गजनी के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर रहा है कि गजनवी, कई जगह गजनवी लिखा रहता है, कई जगह गजनी लिखा रहता है, तो मोहम्मद गजनी बोलिए गजनवी बोलिए, तो कह रहा है कि मोहम्मद गजनी या गजनवी के, अच्छा ये गजनी जगह है, ये अफगानिस्तान में भी पड़ता है, ठीक है। तो कह रहा है कि गजनी के मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का जो है विध्वंस कब किया था, सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण कब किया था, ये पूछा जा रहा है। तो 1526 ईस्वी में यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि गजनी के मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में जो है सीमावर्ती नगरों पर किया था, तथा दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था, और इसमें विजय हुआ। और मोहम्मद गजनवी का जो है उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है ना भाई, तो यहाँ पे मेंशन भी करते हैं, उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर पर जो है ये 1025 और 25 के बीच में हुआ था, ये आक्रमण किया गया था। तो उस समय वहाँ का राजा भीम प्रथम था, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोबारा कर रहा हूँ इसके बारे में। मोहम्मद गजनी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, नहीं मिलेगा आपको ये डायग्राम के लिए सब कुछ, और यहाँ पे मैं देख सकते हैं सब कुछ मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी वाला क्लास को बहुत कायदे से पढ़ लीजिए मेरे भाई, ताकि देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया था उसका डायग्राम लगा दिया हूँ। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ मोहम्मद गजनवी का, यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद गजनवी है, और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन है ना। भारत पर आक्रमण किया था, क्यों किया था, प्रमुख आक्रमण जैसे 1000 ईस्वी में किया था, द्वितीय आक्रमण किया था किसके बीच में, यहाँ पे देख सकते डिटेल में, यहाँ पे मैं चर्चा किया हूँ 1014 में कहाँ पे किया था, क्यों किया था। उसके बाद यहाँ पे सोमनाथ मंदिर जो आप देख सकते हैं तस्वीर भी लगा दिया हूँ, 10 से ये 16वां आक्रमण था, है ना, 1025-26 में, है ना, और 16-27 में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आक्रमण। तो ये टोटल डिटेल में ये चीज़ें नोट्स में ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूँ, और कुछ जो है प्रमुख साहित्यकार थे जैसे अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, ये सब के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ नोट्स में, जो कि आपको पीवाईक्यू में भी दिखेगा। तो पहले नोट्स को पढ़िए, है ना, ध्यान रहे, नोट्स को पढ़ने से पहले आपको वीडियो को देखना है, जो मैं वीडियो दिया हूँ, वीडियो को 1.5x करके देखिएगा, मैं स्लो में बढ़ाया हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं कर देता हूँ यहीं पे, और हो सकता है कि एक पार्ट और दूंगा, ये कंप्लीट मैं करवा दूंगा, 2 पार्ट में से कंप्लीट करवा दूंगा, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लोग को बर्डन लगेगा कि सर एक ही में इतना बड़ा वीडियो थोड़ा सा देखने में आप लोग को भी वो लगेगा। अगला पार्ट जो आएगा हो सकता है कि आज कल अपलोड कर दूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। आधुनिक भारत का इतिहास बड़ा सेक्शन है, तो थोड़ा सा हम लोग को 3-4 क्लास में उसमें लगेगा, तो कोई बात नहीं, अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पीडीएफ ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो पीडीएफ को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार, वीडियो को देखने से आपको लगेगा कि कौन से पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21। तो फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच, और आप सबको पता है मध्यकालीन भारत के इतिहास पे बात करूँ तो हम लोग जो है यहाँ तक लोधी वंश मतलब कि दिल्ली सल्तनत पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ से बहमनी साम्राज्य से शुरू करेंगे कहानी को। अगर आप इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, पार्ट 1 में इतने सारे टॉपिक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो नहीं देखे आप लोग जाके जरूर देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग बहमनी साम्राज्य को देखने वाले हैं, विजयनगर साम्राज्य 16वीं 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन को देखने वाले हैं, मुगल साम्राज्य तो का सारे क्वेश्चन तो देखने ही वाले हैं। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ विविध वाला सेक्शन है, और अगला जो चैप्टर है लास्ट सबसे लास्ट चैप्टर है वो है मराठा राज और संघ। इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रहे, अगर आपने थ्योरी वाला क्लास को नहीं किया है तो भाई जाके कर लो अच्छे से, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ विजयनगर साम्राज्य की, है ना, क्योंकि वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा और एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी मैं बताऊँ कि बहमनी साम्राज्य जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप देखेंगे तो जो थ्योरी में पढ़ा है एकदम डिटेल में डिस्कस किया हूँ, और एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ था, डायग्रामिकली और पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ है। तो पहले आप थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद जो भी मैं बता रहा हूँ उसको करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो पहले जो हम लोग देखने वाले हैं, मैं अभी आपको पहले ही बता दिया कुछ देर पहले कि बहमनी साम्राज्य को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहमनी राजवंश। पहला क्वेश्चन है बहमनी,
मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तब अच्छे से दिखेगा। कह रहा है कि बहमनी राज्य का जो है संस्थापक कौन है, बेसिक सा क्वेश्चन। थ्योरी वाला क्लास पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा आपको, भी देखिए यहाँ पे एक जगह बहमनी का जो राज्य है या फिर बहमनी जो राजवंश है इसका टाइम पीरियड क्या रहा है आप देख सकते हैं, मेंशन कर दिया, और मैप में ये कहाँ पे इसका लोकेशन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो डायग्रामिकली सब कुछ बताया हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ताकि इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अलाउद्दीन हसन जो है बहमनी राज्य के संस्थापक है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में बेसिक बातें। दोबारा कह रहा हूँ, चलो लग रहा है 1.5x करके देखिए या फिर 1.5 गुने करके देखिए, ठीक है। इस तरीके से बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया। इसका मूल नाम था हसन गंगू, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात कर लूँ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। इसने गुलबर्गा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना राजधानी कहाँ बनाया था, गुलबर्गा में अपनी राजधानी बनाया था। हालांकि बाद में उसका नाम क्या रखा था यहाँ पे आप देख पाएंगे, मेंशन कर दिया हूँ, आशानाबाद रखा था। और इसका जो प्रतिद्वंदी राज्य था बहमनी साम्राज्य का, जो कि दोनों को कभी बनता नहीं था, वो था विजयनगर साम्राज्य, है ना। आप देख सकते हैं विजयनगर था और उसकी राजधानी हम्पी थी, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसने साम्राज्य को जो है 4 प्रांतों में, उसने अपनी राजधानी को 4 प्रांतों में, कौन कौन सा, गुलबर्गा हो गया, दौलताबाद हो गया, बरार हो गया और बीदर हो गया, ये 4 भागों में बांटा था। किसने, बहमनी ने, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दक्षिणी चित्रकला का विकास कहां से हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो आपने नाम जरूर सुना होगा बीजापुर गोलकुंडा का, है ना। तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र जो है बीजापुर था, और परंतु इसका विस्तार गोलकुंडा एवं जो है अहमदनगर राज्यों में भी था, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछे जाते हैं कि रागमाला के चित्रों का चित्रांकन दक्कन चित्रकला शैली में जो है विशेष रूप से किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि दक्कन चित्र शैली के महान संरक्षक कौन थे, ठीक है। तो इसका नाम था अली आदिल शाह। तो ये रागमाला महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर ही हम लोग आ गया विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत के क्षेत्र में होगा, मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य है, इस क्षेत्र में फैला होगा, ऊपर में बहमनी होगा, इस तरीके से अभी मैं बताऊँ ना, है ना। कुछ हल्का सा गुजरात का एरिया टच करता था बहमनी का, ठीक है। यहाँ पे विजयनगर होगा, अभी चर्चा करेंगे एक एक करके, आप लोग घबराना नहीं है आप लोगों को। चलिए, तो महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। करेक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सबको पता है हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। और इस राज्य का नाम जो है, मतलब जब विजयनगर राज्य का स्थापना करते हैं तो संगम वंश के नाम से जाना जाता है। संगम, हालांकि इसके जो पिताजी थे हरिहर एवं बुक्का के, उनके पिताजी का ही नाम था, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, कह रहे कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब किया था, तो 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता का नाम संगम था, जो है उनके, देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, उनके पिता का वंश, उनके पिता संगम के नाम पर जो है इस वंश को जो है संगम वंश के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो विजयनगर को जो है यहाँ पे मेंशन कर है, देख सकते हैं, विजयनगर को स्थापित करने के लिए या फिर संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु, क्या नाम था इसका गुरु का, हरिहर एवं बुक्का के गुरु का नाम क्या था, विद्यारण्य था, ठीक है। एक और गुरु था इनका जो वेदों के प्रसिद्ध, जिसका नाम था भाष्यकार सायन से शिक्षा ली थी। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय जो है विजयनगर का शासक बना, और इसने बहमनी साम्राज्य से क्या किया भैया, गोवा को छीन लिया था। आगे चलकर देवराय द्वितीय शासक बनता है, और जिसके शासनकाल में, अब यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि फारसी यात्री जिसका नाम था अब्दुल रजाक, ये किसके समय में भारत आया था, तो देवराय द्वितीय, जो कि विजयनगर साम्राज्य पे जो शासन व्यवस्था था उस समय देवराय द्वितीय का, ठीक है। तो विजयनगर की यात्रा की थी। तो देख सकते हैं क्वेश्चन तो एक है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन गया आप लोगों का, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट में हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है। कह रहे कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक, आगे ना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया पेश में, भारत जो है किस राजा के शासनकाल में भारत आता है, तो देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो अभी आपने देखा ना, है ना, कौन छीना था बहमनियों से गोवा को, आपके कैसे हरिहर द्वितीय, अभी मैंने आपको बताया ना आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कि विजयनगर साम्राज्य के जो है कृष्णदेव राय समकालीन थे। देखिए यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा, डाउट ये होगा कि सर विजयनगर साम्राज्य बता रहे हैं, कृष्णदेव राय विजयनगर के अलग शासक थे। देखो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ कहानी। देखो यहाँ पे विजयनगर जो यहाँ पे जो क्षेत्र था ना, उस पे संगम वंश का शासन हुआ, उसके अंदर सुलू वंश आएगा, सालू वंश के जिस नाम से जानते हैं, तुलु वंश आएगा, और यहाँ पे जो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट वंश है अराविडु वंश, है ना। कृष्णदेव राय की मैं बात करूँ ना, तो ये जो है तुलु वंश का रहता है, ठीक है। तो डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये विजयनगर का क्षेत्र में शासन व्यवस्था को चला रहे थे, ठीक है। तो डाउट में मत रहिएगा, विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ पे दक्षिण भारत के क्षेत्र में था, इस क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एरिया इसका कर्नाटक वाला क्षेत्र था। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। आंसर हो जाएगा सी, बाबर के, है ना। अब देख लेते हैं, बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य, कौन कौन सा है, बंगाल, मालवा, दिल्ली, बहमनी, गुजरात, और 2 हिंदू जो राज्य थे वो कौन सा, मेवाड़ और विजयनगर था, ठीक है। विजयनगर के शासक यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णदेव राय था, जिनके बारे में वहाँ पे चर्चा किया गया बाबरनामा में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बाबर के समकालीन थे। बाबर ने जो है, बाबरनामा में लिखते हैं, यहाँ पे मेंशन भी है, देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि बाबर ने उस तत्कालिक भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है कृष्णदेव राय को। और विजयनगर के जो है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान जिनका नाम था कुल्लू कुतुब शाह के साथ लड़ा। विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान भी दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के जिस साम्राज्य ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था, कौन हो जाएगा, तो अभी तो बता दिया आपने, कृष्णदेव राय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा, अभी आपने देखा है ना, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कर्नाटक का हम्पी आप जानते होंगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। करे कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू एवं राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। तो हम्पी कहाँ का राजधानी था, कौन सा साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ खंडहरों को देखने से जो है
सहज ही प्रतीत होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे किसी समय में हम्पी में जो है एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख आधार भू राजस्व था, ठीक है, जिसे शिष्ट यहाँ पे शिष्ट कहा जाता है। और 1565 ईस्वी में विजयनगर और बीजापुर यहाँ पे आप देखेंगे गोलकुंडा अहमदनगर बीदर द्वारा निर्मित संघ के बीच यहाँ पे तालीकोटा या जिसे हम लोग राक्षस तगरी, मैंने आपको बताया भी हूँ, तगरी का युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर का पराजय हुआ था, विजयनगर हार गए थे। तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो अच्छा कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। अंड है, आप देख सकते हैं थ्योरी वाला क्लास में तालीकोटा या जिसे राक्षसी तगरी का युद्ध के नाम से जानते हैं, ये हुआ था 1565 ईस्वी में, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। विजयनगर की तरफ से रामराय था, और ये जो आप देख सकते हैं दक्षिण संघ में यहाँ पे बीजापुर शामिल था, अहमदनगर था, बिदर था, गोलकुंडा था, और आदिल शाह के इधर से रामराय वर्सेस आदिल शाह के बीच में हुआ था। अगर मैं कहूँ तो एक तरफ से यहाँ पे हिंदू राजा था और दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो इधर से 4 जो है मुस्लिम शासक के द्वारा यहाँ पे यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, आदिल शाह का जीत हुआ था और रामराय हार गए थे और यहाँ पे मारे गए थे, ठीक है। खैर यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, आप जाकर वीडियो देख लेना, थ्योरी वाला क्लास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो है यहाँ पे मुख्य विशेषता क्या थी। आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया ना, भू राजस्व था, अभी आपने देखा है ना, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सन 1765 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। अभी आपने देखा तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी युद्ध के नाम से भी जानते हैं, है ना, मतलब राक्षस तगरी का युद्ध, राक्षस तगरी का युद्ध, तागरी का युद्ध, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, नो का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर ही हम लोग आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दियों के जो है यहाँ पे आप देखेंगे धार्मिक आंदोलन। ये देखते हैं, क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। निजामुद्दीन औलिया के सूफी संप्रदाय की अनुयायी थे। आप सर ये हमें कहाँ पे मिलेगा, तो भाई मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन में पढ़ाया हूँ बहुत कायदे से। आप बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य से आगे निकलेंगे ना तो यहाँ पे सूफी आंदोलन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जाके पढ़ लेना भाई, नहीं तो बाद में मत बोलना कि भाई मेरा सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हुआ, एग्जाम हम क्वेश्चन गलत करके आ गए, इसका जिम्मेदार देखो भाई यहाँ पे है ना। सूफी संप्रदाय बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ, बादशाह क्या होता है, बेगशरा क्या होता है, एकदम डिटेल में चर्चा किया हूँ, ठीक है। चिश्ती मत के बारे में एकदम डिटेल में लिखा हूँ, और सबसे निजामुद्दीन औलिया के बारे में, इसके दरगाह कहाँ पे है, डिटेल में चर्चा किया हूँ, तो है ना, देख सकते हैं। यहाँ पे नक्शबंदी सिलसिला क्या होता है, तो पहले क्या करिए अपना आपको वीडियो देखना है, क्योंकि नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद भक्ति आंदोलन भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति आंदोलन में पढ़ाया हूँ, देख सकते हैं दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन, और पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ है ना। शंकराचार्य के बारे में आप देख सकते हैं, मतलब कि सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा। रामानुचार्य के बारे में, विशिष्टाद्वैतवाद क्या होता है, रामानंद के बारे में, कबीर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, दादू दयाल के बारे में, मीराबाई के बारे में, रैदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, है ना, सारे इन्फॉर्मेशन, सूरदास के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि धार्मिकली मिलेगा, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप देख सकते हैं, तो सब मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है, तो भाई यहाँ से जाकर थ्योरी पढ़ लेना, पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद थ्योरी। खैर क्वेश्चन कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, किसके फॉलोअर्स थे निजामुद्दीन औलिया, ये पूछ रहा है। अभी आपको मैंने बताया ना कि ये जो है निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के फॉलोअर्स थे, इनके जो है फॉलोअर थे, इनके अनुयायी थे। ध्यान रहे, यह बाबा निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करूँ तो यह जो है बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के क्या थे भैया, शिष्य थे, और इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वें सिख गुरु का क्या नाम था। इसका आंसर हो जाएगा सी, चिश्ती हो जाएगा भाई। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह, आप सबको पता होना चाहिए। देखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के थे, और इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। कह रहा कि भक्तिकालीन संत चैत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, अभी मैं बताया ना, था अभी थ्योरी वाला क्लास में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका हालांकि इसका नाम था विशंबर, आइए देख लेते हैं, सी आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम जो है विशंबर था, पर बाल्यावस्था में इसका नाम जो है निमाई था। ध्यान रखिएगा। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्होंने विद्यासागर की उपाधि जो है प्रदान की, और ऐसा माना जाता है कि चैतन्य ने बंगाल में, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करेगा किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। सूफी के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है, इतना इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप कहेंगे सर निजामुद्दीन चिश्ती, ठीक है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में सूफी चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। यहाँ पे लाइन को ध्यान में रखेंगे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है 1143 ईस्वी में जो है पूर्व पर्सिया के कहाँ पे, तो यहाँ पे सिस्तान क्षेत्र में हुआ। उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय का स्थापना की थी। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, जिसका नाम था शेख हमीउद्दीन नागौरी, और यहाँ पे अगला जो इसका जो शिष्य था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, काकी है ये। और इनकी दरगाह कहाँ पे है भैया, अजमेर में है, राजस्थान में। अगला इसलिए कह रहा हूँ कि भाई एक बार थ्योरी वाला क्लास जरूर देख लिया करिए आप लोग अच्छा से, है ना, बहुत डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन है सूफीवाद किसके घनिष्ठ, सूफीवाद जो है किससे घनिष्ठ संबंधित है ना, तो कौन से धर्म से ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप देखेंगे तो नाम से पता चला होगा इस्लाम धर्म के होगा ना, सूफी संप्रदाय नाम से पता चला होगा, तो आंसर डी हो जाएगा कि सूफीवाद इस्लाम से संबंधित प्रमुख पंथ है, और यह ईश्वर की प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हिंदू या मुसलमान में भेद किए बिना, ये नहीं करता है भेद, है ना, दोनों में हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता है। ईश्वर से प्रेम और उसकी प्रार्थना, उपवास और अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति पर बल देता है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत अल वजूद सिद्धांत को जो है सूफी मत में प्रतिपादित किया। अच्छा क्वेश्चन, तो भाई आपने नाम जरूर सुना होगा एक व्यक्ति का इतिहास में, इब्नुल अरबी, है ना, नाम जरूर सुने होंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, इब्नुल अरबी। आइए देखिए इसके बारे में। देखो इब्नुल अरबी ने वहदत उल वजूद सिद्धांत से जो है सूफी मत में प्रतिपादित किया, और सूफी रहस्यवाद जिसका वहदत उल वजूद या
परमात्मा में एकत्व का सिद्धांत से जो है उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है और वह संसार की सब वस्तुओं के पीछे है। आगे चलकर शेख अहमद सरहिंदी ने इब्न उल अरबी के इस सिद्धांत का जो है यहाँ पे खंडन किया तथा इसके स्थान पर यहाँ पे आप देखेंगे वहदत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन जिसे कहते हैं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसी क्रम में एक अन्य सूफी संत जो है जिसका नाम है शाह वली अल्लाह ने इन दोनों सिद्धांतों को सफलतापूर्वक एक दूसरे में क्या किया भाई, समन्वित करने का प्रयास किया। तो कौन करता है? सूफी संत जिसका नाम था शाह वली उल्लाह। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं अनहलक का अर्थ क्या होता है, ये पूछा है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना भाई, तो हम लोग पढ़ते नहीं है, इसे इग्नोर करते हैं, तो एग्जाम में टफ लगता है ना, तो थोड़ा सा देख लिया करिए, अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर कि मैं खुदा हूँ, इसका मतलब आंसर भी हो जाएगा, सॉरी। तो कह रहे कि अनहलक अर्थात मैं खुदा हूँ सूफियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है अनहलक, है ना। कौन से संप्रदाय के द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूफियों के द्वारा। अनहलक मतलब कि मैं खुदा हूँ। कह रहा है कि पहला व्यक्ति मंसूर बिन हल्लाज, नाम थोड़ा सा उटपटांग जरूर है, मंसूर बिन हल्लाज था, जिसने स्वयं को अनहलक घोषित किया। मतलब कि मैंने आपको बताया ना इसका अर्थ ही होता है क्या, अनहलक का अर्थ क्या होता है? मैं खुदा हूँ। इसी कारण 10वीं शताब्दी में उसे फांसी दे दी गई थी। और मंसूर अल हल्लाज ने सूफी की जो है 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10, यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन को, 10 मुकामी जो है रिक्ता की रचना की थी। आगे बढ़ जाते, उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक ध्येयों द्वारा। आइए देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में उर्दू भाषा का विकास सूफी संतों व भक्ति संतों द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए उस भाषा के माध्यम बनाया, उर्दू भाषा का। और उर्दू एक जो है मिश्रित भाषा है, जिसमें अरबी भी शामिल है, फारसी भी है, तुर्की भी है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि इसमें शामिल है। तो ठीक है, तो उर्दू में देख ले सकते हैं क्या क्या है, सबका शब्दावली है उसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अपने फॉलोअर्स द्वारा, मतलब कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से, शब्द को पकड़िएगा, महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। आइए देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, और निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णुता दृष्टि के कारण महबूब ए इलाही मतलब कि ईश्वर के प्रेमी, महबूब ए इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर के प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके समय में भारत में चिश्ती संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ था। इनका हालांकि जन्म हुआ था निजामुद्दीन औलिया का, वो 1236 में बंदायूं में हुआ था, और यह बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आपने देखा सूफी संप्रदाय के, सॉरी चिश्ती संप्रदाय के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया था एक क्या था? सूफी संत थे, बी हो जाएगा 11 का, तो आसान सा क्वेश्चन था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? आइए इसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा भाई ए हो जाएगा, सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि यहाँ पे शेख बहाउद्दीन जकरिया सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। इन्होंने ही सोहरावर्दी शाखा का जो है यहाँ पे प्रचार किया था, देख सकते हैं, और प्रचार सर्वप्रथम किया था ये भारत में। और सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने किया था बगदाद में। ठीक है, इनके शिष्य जो है बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी इसे भारत में ले आए, और सोहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान में था। मुल्तान अभी जो पाकिस्तान में पड़ता है ना। चिश्ती संप्रदाय के विपरीत सोहरावर्दी संत धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को महत्व देते थे, ध्यान रखिएगा। और बहाउद्दीन जकारिया को जो है इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहाउद्दीन जकारिया को किसने, कौन से सल्तनत शासक ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था? तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कौन से वंश का था? तो गुलाम वंश का था, मैंने आपको बताया था, गुलाम वंश हम लोग पढ़े हैं ना भाई अभी दिल्ली सल्तनत में। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक दूसरे से ना एड करके पढ़िए, अटैच करके पढ़िए, समझ में आएगा सब कुछ। देखिए मध्यकाल में बिहार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर का महत्वपूर्ण रहा है, बयान रहे। मध्यकाल में बिहार शरीफ है ना, बिहार शरीफ आप सबको पता होगा। बिहार शरीफ का मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण क्यों रहा है? क्या था वहाँ पे, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था? विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? और डी हो जाएगा। ये देख लेते हैं मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय नगर जो है बिहार शरीफ है, आपको पता होना चाहिए। तो विद्या और धर्म का प्रमुख केंद्र था यहाँ पे। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ पर जो है अदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित था, जिसे पाल नरेश गोपाल अथवा दीपपाल ने एक बौद्ध विहार के रूप में स्थापित कराया था। ठीक है, और यहीं पर सूफी संत जिसका नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे मन्नेरी का आपने नाम जरूर सुना होगा, सरफुद्दीन मन्नेरी की प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूफी संत सरफुद्दीन मन्नेरी का दरगाह कहाँ पे है? तो भाई बिहार शरीफ में है, माइंड में रखिएगा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत जिसका नाम है सरफुद्दीन मन्नेरी का संबंध सूफियों संतों के किस संप्रदाय से है? ये पूछा है। तो यह जो है फिरदौसी संप्रदाय से थे। तो आपको अभी डाउट हो रहा होगा कि फिरदौसी क्या होता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी क्लास आगे देख लेना अच्छे से, नहीं फिर डाउट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा फिरदौसी क्या होता है भाई। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए, और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की, और इनकी गतिविधियां का प्रमुख केंद्र अजमेर में था, जो कि अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। और मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार में सुप्रसिद्ध संत जिसका नाम था सरफुद्दीन मन्नेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। ठीक है, और बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मन्नेरी की दरगाह भी है। सोहरावर्दी संघ की स्थापना जो है शेख जो है सुहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, किंतु
और इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो है जाता है किसका, तो आप देख सकते हैं जकरिया महोदय को, शेख बहाउद्दीन जकरिया को जाता है। कादरी शक्ति के संस्थापक कौन है, तो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है ने की, और भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत जो है मोहम्मद गौस थे। देखो थोड़ा सा ये उटपटांग लग रहा होगा कि भाई क्या कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आते हैं थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, एक दो बार कमेंट वगैरह वीडियो देखेंगे ना तो माइंड में रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था, है ना, क्या कहा जाता था, ये पूछा है, दक्षिण भारत में शैव संतों क्या कहा जाता था, तो ये नायनार कहा जाता था। अब दक्षिण भारत के जो है शैव संतों को नायनार कहा जाता था, जिनकी संख्या 63 बताई गई है, और इनके भक्ति गीतों को देवारम संकलन कहा जाता है। विष्णु के संतों को जो है यहाँ पे अलवर संत या अलवार संत कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 थी। तो नैनार संतों की संख्या 63 और अलवर की 12। प्रमुख नैनार संत थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं समंदर, अय्यार, सुंदर मूर्ति, नाम्बी, अंडार, और ये था नैनार संत। और प्रमुख जो अलवर संत थे जिनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मालवार, मधुर कवि, अंडाल, कुलशेखर, है ना। तो आपने देख लिया जो नैनार संत थे वो कौन से देवी देवता को मानते थे, और जो अलवर थे वो कौन से भगवान को मानते थे, देवी देवता को मानते थे। तो ये थोड़ा समझ में रखिएगा आप। दोबारा सुन लीजिए, शैव धर्म के मानने वाले वो थे नायनार और विष्णु को मानने वाले अलवर, है ना। तो मैं रिपीट कर दिया हूँ भाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया, बताइएगा। बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझ सके, है ना। देखिए भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने जन प्रचलित बोलियों का प्रयोग किया जो सभी लोग आराम से बोल सकते थे, और ऐसा करने के कारण जाहिर सी बात है क्या होगा, जनता उनके संपर्क में रहेगा। अगर कठिन शब्दों का प्रयोग करेगा तो जाहिर सी बात है संपर्क नहीं रहेगा, लोग उसके शब्दों को नहीं पकड़ पाएगा, उनकी भाषा नहीं पहचान पाएंगे, उनकी भाषा उनको समझ में नहीं आएगा तो क्यों उनके पीछे लग जाएगा, है ना। तो साथ ही ढंग से वे जनभाषाओं और उनके साहित्यों की समृद्धि के माध्यम भी बने। और कबीर ने सदुखड़ी भाषा, संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा, गुरु नानक ने पंजाबी भाषा के उन्नयन में यहाँ पे सराहनीय योगदान दिया। तो सब कुछ यहाँ पे ऐसे संत है जो कि अलग अलग भाषा का यहाँ पे थोड़ा सा प्रोत्साहन भी किया, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि न्यूज़ में भी था तो माइंड में रखिएगा, बी हो जाएगा। ये योगिनी कोल थे, ठीक है। तो भाई देखो नाथपंथ संप्रदाय या जिसे हम लोग योगिनी कोल संप्रदाय कहते हैं, इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में कौन करता है, तो मत्स्येंद्रनाथ अथवा मंचिंद्रनाथ भी यहाँ पे लिखा रहता है, इन्होंने किया था। और इस संप्रदाय में जो है शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मत्स्येंद्रनाथ ने जो है अपने ग्रंथ जिसका नाम था कोल ज्ञान निर्णय, यहाँ पे देख सकते हैं, और अकुलवीर तंत्र में जो है इस संप्रदाय की चर्चा की। और 11वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का प्रचार गोरखनाथ ने किया। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था, कौन था भाई, बता सकते हो। बिल्कुल कबीर थे, नाम से पता चलता होगा निर्गुण। तो कबीर महोदय जो है कह रहा है कि कबीर जो है 15वीं शताब्दी या फिर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में जो है ज्ञानश्रयी मतलब विचारधारा, निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि थे। इस प्रकार कबीरदास निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे, आपको पता होना चाहिए। और यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था, आराधक ने कृष्ण को नहीं आराधते थे, ये कह रहा है। तो अच्छा यहाँ से क्वेश्चन है, कई बार ना आप डाउट में हम लोग गलती करते थे, गलती नहीं करना है। कभी आपने देख लिया ना, अभी छांट सकते हैं। बाकी मीरा बाई होगा, चैतन्य महाप्रभु होगा, सूरदास होगा, तो ये तो थे। तो आंसर क्या होगा भाई, डी हो जाएगा। कौन नहीं था ये पूछा था। तो मीरा बाई, चैतन्य तथा सूरदास सभी कृष्ण के आराधक भक्तिकालीन संत थे, जबकि कबीरदास भारतीय रहस्यवादी कवि थे। यहाँ पे कबीरदास भारतीय रहस्यवादी कवि एवं संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञानश्रयी निर्गुण शाखा की जो है काव्यधारा के प्रवर्तक थे कबीरदास। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बेस का जो आंसर हो जाएगा भाई, बता सकते हैं, सी हो जाएगा, विशंभर इसका नाम था भाई। देख लो, भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था, और इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में होता है, और इनके द्वारा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की नींव रखा गया था। तो इसे थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तभी आपने देखा ना, पटना में। अब देख लीजिए अगला, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब होता है, ये डेट भी पूछ लेता है बीपीएससी। तो 22 दिसंबर 1666 में हुआ। इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो ये भी पूछे जाते हैं, खालसा पंथ का गुरु गोविंद सिंह जो है कब स्थापना करता है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को समाप्त करते हुए घोषणा की कि उनके बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय के धार्मिक ग्रंथ है, आप सबको पता होना चाहिए, और वही गुरु होंगे। ये किसका कहना था, चूंकि ये गुरु गोविंद सिंह का कहना था। उनको लगता था कि अगर ऐसा होगा तो आगे चल के इसमें विवाद होगा, तो इसलिए बोला कि मेरे बाद अब कोई अगला गुरु नहीं बनेगा, गुरु माना जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब को, ठीक है। चलो, 10वें सिख गुरु का नाम क्या है, क्वेश्चन तो भाई आपने देख लिया, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वारकारी समाज सुधार आंदोलन, देख लो भाई, वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था भाई साहब महाराष्ट्र में, ठीक है। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, वारकारी सुधार आंदोलन का होता है महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के ये पंढरपुर होता है, पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ। और वारकरी संप्रदाय के अनुयायी जिसका नाम था विठोबा का पूजा भगवान के रूप में करते थे, विठोबा का पूजा भगवान के रूप में करते थे। और इस संप्रदाय की जो है सदस्यता के लिए जाति का आधार कोई बंधन नहीं था, जाति के आधार का कोई बंधन नहीं था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक में जो है संत ज्ञानेश्वर का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये महत्वपूर्ण है। और इन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव, हरिपाठ आदि जैसे ग्रंथों की रचना की, ठीक है। चलो भाई अगले चैप्टर पे आ गए हम लोग। अगला चैप्टर का नाम है मुगल साम्राज्य। चलिए, तो क्वेश्चन है, कौन सा सम्राट जो है मुगल सम्राट
आलमगीर के नाम से जाना जाता था, है ना। तो डी हो जाएगा, आप सबको पता है औरंगजेब। अगर मैं बात करूँ औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोहद्दीन मुजफ्फर, यहाँ पे देख सकते हैं औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से यहाँ पे आप देख पाएंगे 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। और इसका अन्य नाम जिंदा पीर भी इसे कहा जाता है। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड रहा है शासनकाल का, ये 1658 से 1707 तक रहा है। 1707 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो इनके 4 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है दारा शिकोह, माफी चाहता हूँ। औरंगजेब का जब मृत्यु होता है उस समय उनका 3 पुत्र ही रहता है, मौजम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब ये पुत्र होता है शाहजहाँ का, और इनके शाहजहाँ के 4 पुत्र होते हैं, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद। शाहजहाँ को बीमार पड़ने के बाद जो है ये 1668 ईस्वी में 58 ईस्वी में जो है उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है सब में, और फाइनली औरंगजेब सभी को जो है आगे और अपना शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। यहाँ पे मेंशन भी है, देख सकते हैं कि सामूगढ़ के मैदान में जो है दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की। और उसके बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में शाहजहाँ को आगरा किले में बंदी बना दिया था। ठीक है, देख सकते हैं अपने बाप को बंदी बना दिया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि में से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यह उसे बंगाल पर अधिकार करके नहीं होगा, करने होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टाइपिंग में एक्सपीरियंस है। कह रहे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। कह रहे इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेगा। तो ये कौन करेगा? शेरशाह सूरी करेगा, तो शेर खान करेगा ऐसा काम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। चलो भाई देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर भी पूछा गया था आंसर बीपीएससी में। करे शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से देख सकते हैं आंसर बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का जो है सही उल्लेख नहीं किया गया? तो आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा का। ठीक है, तो सही हो जाएगा। देख लीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हेमू कहा जाता है, और अकबर के मन लड़ा गया था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बताइएगा। तो बिल्कुल दिल्ली में है ये। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और यह मकबरे को हुमायूं की पत्नी और मुख्य संरक्षण रानी बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, टाइम पीरियड ये रहा है 1569 से 70 में बनाया गया था। इसे फारसी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया? जो आपके ऑप्शन में तो जैसे बात है कौन होगा? अगर अकबर होता तो आप लोग टिक करते, लेकिन इसमें कौन सा होगा? देखिए, जब मैं आपको जो मुगल काल पढ़ाया तो टाइम पीरियड देखिए कितना जरूरी है ना सबका। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है, तो महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में फैक्ट भी जरूरी है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब हो जाएगा, है ना। देखने से पता चल रहा होगा। तो सबका टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है ना, डी हो जाएगा। करें पानीपत में जो है भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर, टाइम पीरियड 1526 से 30 में इसका मृत्यु हो जाता है ना। तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, मतलब हराया था, और दिल्ली पे क्या करेगा? मुगल वंश का स्थापना करेगा। उसने तैमूर परंपरा के विरुद्ध बादशाह की उपाधि धारण की, और उदारता के कारण उसे कलंदर भी कहा गया बाबर को। बाबर ने क्रमशः पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 में, खानवा का 1527, चंदेरी का 1528 और घाघरा का 1529 में युद्ध लड़ा, जिसमें चारों युद्ध में बाबर की जीत हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा होना चाहिए, है ना, राणा संगा, जिसे राणा संग्राम से भी इसका पूरा नाम है, तो उसको पराजित किया था। पानीपत में जो है बाबर ने अपनी जीत का श्रेय तुलुगमा पद्धति को देता है। तुलुगमा पद्धति ध्यान है, तुलुगमा पद्धति क्या है तो डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ थोड़ी क्लास में। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। कई बार पूछ रहे थे कौन सी भाषा में किया था। और मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका जो है नाम क्या है? तो मुबाइन था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं मसनवी, जिसे हम लोग मसनवीस भी कहा जाता है। तो जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो उसका नाम क्या है? तो अभी आपने देखा ना, अभी जस्ट पहले, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुबाइन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? तो तुलुगमा पद्धति, सी इज द राइट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाबर के युद्ध में कौन सा क्रमबद्ध है? तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध होता है ना, उसके बाद यहाँ पे खानवा का होगा, चंदेरी का होगा, सबसे लास्ट घाघरा का होगा। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। खानवा के युद्ध में जो है बाबर के हाथों कौन पराजित होता है? तो किसके किसके बीच में खानवा का युद्ध होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो राणा संगा के बीच और बाबर के बीच में बाबर का विजय होता है। बाबरनामा किस भाषा में? अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है, तो आंसर ये हो जाएगा, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा गया है, तुर्क भाषा में। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, और कह रहा है कि अनुसार आपको क्रम में सजाना है, सबसे कौन लड़ा था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। 12 नंबर का क्वेश्चन। तो आंसर देखो, सबसे पहले देवरा, उसके बाद चौसा, कन्नौज और सरहिंद का। ठीक है, तो क्रम ध्यान रखिएगा। ये देख लेते हैं इसके बारे में, और थोड़ी सी लंबी चौड़ी कहानी है। कह रहे कि देखो, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का विवरण इस प्रकार है। देवराई का युद्ध जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना और मोहम्मद लोदी की सेना के बीच में होता है 1532 ईस्वी में, जिसे देवरा के नाम पर हुआ था। तो देवरा के युद्ध के नाम से भी पराजित हुआ, और इसमें मोहम्मद की पराजय हुई थी। चौसा का युद्ध आप सबको पता है, ये 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी, जिसे शेर खां के नाम से भी जानते हैं, उसके बीच में होता है। और इसमें होता है क्या, सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक जगह, जो कि आपको पता है कि बिहार में है, होता है। और यह युद्ध हुमायूं अपनी कुल गलतियों के कारण जो है हार गया था। और चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने जो है अपने शेरशाह की उपाधि धारण किया और सुसज्जित अपने आपको किया। ठीक है, कन्नौज का युद्ध बिलग्राम या कन्नौज में लड़ा गया, और इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी थे, फिर भी पराजय हो गया। और हुमायूं का पीछा
पराजय ने हुमायूं को पीछा नहीं छोड़ा। इस युद्ध में भी हुमायूं शेर खान से हार गया। और होता क्या है फिर अगला देख लीजिएगा, सरहिंद का युद्ध जो 17 मई 1540 में लड़ा गया, सरहिंद लड़ा गया। और सरहिंद का युद्ध होता है, ये जो हुआ ना बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, और सरहिंद का युद्ध होता है ये 22 जून और 1555 ईस्वी में हुआ। और इस संघर्ष में जो है अफगान सेना के नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इसमें हुमायूं को सफलता मिली थी। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है प्रथम बार आक्रमण 1632 में किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए, हुमायूंनामा की रचना किसने, तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग की चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो ये 1532 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। 16 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में कहाँ युद्ध लड़ा गया था, है ना, ये पूछ रहा है 16 का। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, चौसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, बहुत अच्छा क्वेश्चन 17 का। तो आंसर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। देखो भाई इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, शेरशाह सूरी के बारे में। तो बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने जो है हजरत आला, यहाँ पे देखिएगा हजरत आला और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण किया था। और 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, किंतु शेर खान ने उससे परास्त किया था, हरा दिया था। और शेरशाह ने प्रशासन की इकाई के रूप में परगना का विकास किया। शेरशाह के बारे में आरपी त्रिपाठी ने कहा कि भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया का एकीकरण करना चाहता था। और एच.जी. कीन ने कहा कि शेरशाह ने जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उतनी ही किसी भी सरकार ने नहीं दिया, है ना। और इस्लाम शाह, इसलिए थोड़ा सा देखिए, इस्लाम शाह सूर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 200 एवं 200 की इकाइयों में विभाजित किया था, तभी आपने देखा है ना। आंसर क्या होगा, इस्लाम शाह, है ना, अभी मैं बताया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया, परगना को किसने विकसित किया, ये पूछा है। तो आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा है ना। तो सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, एच.जी. कीन ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने जो है मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में वह लिखा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे सीडीपीओ का एग्जाम होता है 2021 में, क्वेश्चन अच्छा लेवल का था वहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के बारे में लिखा था। 1529 में किन दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, अच्छा किसने जो है 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया, तो कौन करेगा। बिल्कुल ये हो जाएगा, नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये दफन है कहाँ पे है, बिहार के किस क्षेत्र में उसको दफन किया गया है ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में, बिहार के एग्जाम में बात करूँ तो आंसर डी हो जाएगा, जो नालंदा में। आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो कश्मीर के अंतिम शासक यूसुफ शाह चक्र को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया है। उल्लेखनीय है कि उन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया। बादशाह अकबर ने ही इन्हें अपने सेनापति मानसिंह की सहायता के तौर पर कितना, तो 500 मनसब देकर नालंदा के बेसुवक परगना में जो है निर्वासित कर दिया था। मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। अबुल फजल रचित अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है, जिसका तीसरा भाग आईन अकबरी है। मध्यकाल में जो है मुगल वंश का पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी और भारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, नाम से किया गया। और पद्मावत ग्रंथ को जो है, पद्मावत ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जैशी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, तो कौन करेगा, मुगल वंश करेगा। डी इज द राइट आंसर, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। 24 का सॉरी ये अच्छा मनसब जो शुरू किया गया था ना, माफी चाहता हूँ यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तुगलक वंश ही शुरू हुआ था। मनसबदारी नहीं, मुगल वंश, ये अकबर के द्वारा, माफी चाहता हूँ, अकबर के द्वारा, है ना। अभी मैं बताऊँ ना, यहाँ पे कई बार हो जाता है मिस्टेक भाई, हम भी इंसान है, देख सकते हैं ना। बादशाह अकबर ने ही इन्हें अपने सेनापति मानसिंह की सहायता के तौर पर 500 मनसब देकर नालंदा के यहाँ पे देख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्या होता है, मैं फिर से दोबारा यही कहा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी वाला क्लास जाकर देखो, डिटेल में चर्चा किया हूँ। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आपको नॉलेज होगा, है ना। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो आंसर मिला कि इसका सैनिकों को जो है सुगमता रूप से भर्ती है, तो आंसर हो जाएगा बी। अकबरनामा कितने खंड में है, तो अभी आपने देखा ना अकबरनामा कितने खंड में होगा, अभी कुछ देर पहले बताना, तो ये 3 खंड में है। रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का जो फारसी अनुवाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 27 का, तो ये महाभारत का है। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी, कौन सा वंश का होगा, तो मुगल वंश का होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जैशी ने लिखा, है ना, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी, वही क्वेश्चन आ गया भाई, किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो ये अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कौन से सुप्रसिद्ध चित्रकार थे, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, माइंड में रखिएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो 31 का क्या होगा आंसर, बिल्कुल ये जो है आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, अब्दुस समद थे,
अब्दुल ससमद का नाम जरूर सुना होगा। ये देख लेते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल ससमद था। अकबर ने इसी के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की जो है स्थापना किया था। अकबर ने अब्दुल ससमद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। दसवंत व बसावन भी जो है अकबर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन कौन सा? दसवन और बसावन। ठीक है। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। अकबर के ही काल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल दरबार में होता है। फतेहपुर सीकरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो उसका निर्माण अकबर के काल में ही होता है। और जब्त प्रणाली मुगलकालीन राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रणाली थी। कौन सा? तो जब्त प्रणाली। इसकी शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है। अकबर के शासनकाल में कई बदलाव के बाद उसको अंतिम रूप से लागू किया गया था जब्त प्रणाली को। अगला क्वेश्चन है, जब्त प्रणाली किसकी उपज है? अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो उपज किसकी है ये पूछा है। तो शेरशाह के दौरान यहीं से पता, अभी आपने देखा। तो क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछा जाता है। दसवंत और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल दरबार में किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में होता है? तो अकबर के काल में। 34 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज थोड़ा सा गला खराब है, मैं स्लो से बोलूंगा। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाएगा? 45 का है ना, ये हो जाएगा। अकबर के काल में होता है। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए अलग से विभाग बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। तो देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है, तो आपने एक बार डिटेल में चीजों को पढ़ लिया तो क्वेश्चन बना रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 1582 ईस्वी में अकबर दीन इलाही लागू किया था। तो जो था दीन इलाही क्या था ये पूछ रहा है आपसे। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आंसर क्या होगा? ये जो है व्यवहार संहिता था दीन इलाही। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है दीन इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है प्रवर्तित एक समरूप धर्म था। इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को जो है डाला गया। इनमें प्रमुख हिंदू इस्लाम धर्म थे। दीन इलाही सही मायने में धर्म न होकर एक जो है आचार संहिता के समान था। इसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष, लगान वर्जित था, है ना। तो देख सकते हैं इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बिरबल ने इस धर्म को स्वीकारा और कहा जाता है कि 1583 ईस्वी में अकबर ने नया संबत इलाही संबत प्रारंभ किया था। अकबर ने सुलह ए कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुलह ए कुल की नीति को अपनाया था। और इसी नीति के तहत अकबर ने तीर्थयात्रा टैक्स को 1563 में समाप्त कर दिया था। अकबर के ही काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। मुगल काल में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त जो है अनुदत्त भूमि होती थी। चलो भाई अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो क्या था ये पूछ रहा है 38 का। तो बी हो जाएगा। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि होता था, अनुदत्त भूमि। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थयात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है? तो अकबर के शासनकाल में 31 दिसंबर, अभी दिखा है ना, आपने देखा है ना भाई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सन 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था। दीन इलाही लागू किया गया था अकबर के द्वारा लागू किया गया था ना, अभी बताया ना कि इसमें कौन कौन से धर्म थे, आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है सुलह कुल का नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा सी, अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हकीम खान था। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध होता है ये 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में होता है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह और आशफ खां एवं मेवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व जो है स्वयं राणा प्रताप कर रहे थे। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एकमात्र मुस्लिम हकीम खान था, आप देख सकते हैं। ठीक है। और युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई। उसने भागकर जो है अरावली की पहाड़ी, जो भी राजस्थान मैक्सिमम एरिया है, वहाँ पे शरण लिया। और अकबर ने बंगाल व बिहार को 1576 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अकबर के समय बिहार 7 जो है सरकारों में विभक्त था। अकबर के समय में बिहार 7 सरकारों में विभक्त था। अकबर का जन्म जो है राजपूत शासक राणा बिरबल के महल में हुआ था, आप देख सकते हैं। विलियम्स फिंच ने कहा कि अकबर के काल में इलाहाबाद 14 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में कितना, तो 5000 से लेकर 20,000 लोग और 40 साल तक काम किए थे। तो ये कुछ बेसिक बात है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में कब मिलाया था? देख सकते हैं बिहार और बंगाल और बिहार को कब मिलाया था? तो आंसर हो जाएगा भाई, क्या होगा? सी होगा। अभी देखिए ना 1576 में। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका था कि अकबर के प्रशासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम्स फिंच ने, अभी बताया ना, अभी देखे ना। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राज्य के समय बिहार कितनी सरकार में बटा हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? अभी 7 देखे ना हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत के महल में जो है सम्राट अकबर का जन्म हुआ, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डी हो जाएगा, बीरबल बोल दिया, राणा बिरसाल हो जाएगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर जो है थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर के समय में। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे थी, है ना, खूब विकास हुआ था, फला था। उसने हेरात के अकाइजा के नेतृत्व में आगरा में जो है एक चित्रकला की स्थापना की। उसके समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? तो यहाँ पे फारूक बेग, दौलत, मनोहर आदि थे। जहांगीर ने जो है मनसबदारी में दुआस्पा और सिंहस्पा, इस लाइन को समझिएगा, प्रथा की शुरुआत किया। तो कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि दुआस्पा और सिंहस्पा की शुरुआत किसने किया था? तो वो जहांगीर ने किया था, इस लाइन को समझिएगा। आगरा में अहमद-उद-दौला का मकबरा जहांगीर के काल में नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के काल में जो है ईरान के शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुगल शासक के बीच में झगड़ा जो है कंधार को लेकर हुआ था, कंधार को लेकर। चलो अगला क्वेश्चन है, ईरान के शासक और मुगल शासक के बीच झगड़े जो हुई थी किसके लेकर? कंधार को लेकर। दुआस्पा और सिंहस्पा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने, अभी आपने देखा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि वहाँ पे एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो कौन बनवाएगा, है ना, तो नूरजहाँ बनवाया था, अभी आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी यात्री विलियम्स हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आता है ना, तो ये अकबर के समय में आता है। देखो भाई यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे। उसके राजदूत जो है ये सम्राट अकबर के नाम का पत्र लेकर, अच्छा सॉरी अकबर के नाम का पत्र लेकर आता है, लेकिन ये दरबार किसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में आता है, माफी चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में आता है। नाम था चूंकि वो अकबर के नाम का लेकर था, है ना, लेकिन अकबर का मृत्यु हो जाता है उस समय, तो जहांगीर होता है, तो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। और हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा बोल सकता था, तो जहांगीर उससे जो है उससे दोनों भाषा वो जानते थे, तो उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, हॉकिंस के बाद जो है 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के ही काल में भारत आता है, और सर थॉमस रो ने जो है जहांगीर के दरबार का ये सजीवनी होगा सही से वर्णन भी किया है। और मुगल शासक जहांगीर न्याय हेतु एक जंजीर एक घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था। पिटरा है, पिटरा दीवारों में कीमती पत्थर व नक्काशी करने की एक जो है कला थी, जिसकी शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई थी। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट निम्नलिखित में से किस ने जहांगीर के दरबार का, अच्छा सजीव ही है ना, सजीव, अच्छा वहाँ पे सही था, ये सजीव ही वर्णन किया था। ठीक है, सजीव चित्रण का मतलब होता है, चित्रण बोलिए वर्णन बोलिए, नहीं फिगर टाइप का अगर दीवार पे बना देते हैं फिगर, है ना, तो उसे सजीव वर्णन या चित्रण कहा जाता है। तो भाई वर्णन नहीं होना चाहिए, चित्रण लिखना चाहिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, ना हो जाता है मिस्टेक। तो ये करे किसने किया था 53 का, तो किसने किया था देख लो, अभी मेरे माइंड से निकल गया। सजीव चित्रण सर थॉमस मुंडो के दरबार में क्वेश्चन पूछा है कि भाई सजीव वर्णन किया था, तो यहाँ पे जहांगीर के दरबार में, तो कौन, थॉमस मुंडो ने, सॉरी सर थॉमस रो के द्वारा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर थॉमस रो ने जो है जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे बात है किसी का तारीफ करेगा तो उन्हें तो पनाह तो जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो अभी देख लिया, सेम क्वेश्चन है ना, तो 5-4 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल हाँ हॉकिंस हो जाएगा यार, हॉकिंस होगा ना, अभी हम लोग देखें ना। अगला क्वेश्चन है परचीनकारी, जिसे हम लोग पिटरा ड्यूरा कहते हैं, निम्न से किससे संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी कुछ देर पहले देखे ना, ये मीनारों में जो है, सॉरी मीनारों में नहीं होगा यार, ये हो जाएगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जरकर जो है, मतलब लगाकर फूलों की नक्काशी करना, ये इसे हम लोग कहते हैं पिटरा ड्यूरा। ये शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल भी कहा जाता है, तो अभी आपने देखा जस्ट थोड़ी देर पहले, तो बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है भाई, सर थॉमस रो भारत में जो है किसके काल में आता है, ये जहांगीर के काल में आता है, ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो करवाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो आंसर क्या होगा, शाहजहां के द्वारा। देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो कह रहा है कि शाहजहां के काल में बात करूँ, शाहजहां का काल सफेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष का माना जाता है। दिल्ली का लाल किले जो है का निर्माण शाहजहां ने कब, तो ये 1648 में करवाया था, और इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, नहरे बहेश्त, शीश महल आदि इमारतें थी। और शाहजहां के अन्य निर्माण कार्यों में आगरा की मोती मस्जिद आपको पता होना चाहिए, और दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल आदि इसमें शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण सारे पॉइंट है। इतिहासकार AL श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा है, ये पूछे जा सकते हैं ना। तो इतिहासकार AL श्रीवास्तव का कहना था, क्यों कहना था, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे सफेद संगमरमर का यूज करते थे, और इतने सारे जो है आपने देखा स्मारक इन्होंने बनाया। मुगल शासनकाल ने आना सिक्के, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुगल शासक शाहजहां ने जो है आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था, कौन, तो ये शाहजहां। और 2 महान मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां राजपूत राजकुमारियों के गर्भ से ये पैदा हुआ था, तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कौन से मुगल बादशाह जो है राजपूत की राजकुमारियों के गर्भ से पैदा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग किया था, तो आंसर क्या होगा, अभी आपने देखा, तो 5 का बिल्कुल सी हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहा है कि महान मुगल सम्राटों में से बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत की जो राजकुमारियों से पैदा हुई है, तो कौन सा हो जाएगा, जहांगीर और शाहजहां, तो सी इज द राइट आंसर। अभी आपने देखा ना, देखिए सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है, तो AL श्रीवास्तव था ना यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर, 61 का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि मुगल सम्राटों में किसने मुगल सम्राटों में किसने आलमगीर की उपाधि धारण किया, तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अभी देख लीजिए थोड़ा सा, मुगल सम्राट औरंगजेब पहला और एवं एकमात्र मुगल शासक था जो राज्याभिषेक 2 बार करवाया, और उन्होंने पहला जो राज्याभिषेक करवाया था 31 जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली में, दूसरा राज्याभिषेक जो कि वास्तविक राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में। अबुल मुजफ्फर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह की गाजी की उपाधि धारण के साथ जो है ये किया था। और मुगल शासक औरंगजेब ने सबसे अधिक समय तक 49 वर्षों तक जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था को चला था मुगल बादशाह में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था, और सतनामी मुख्यतः कबीर के अनुयायी थे, जिससे औरंगजेब के काल में विद्रोह किए थे, मतलब जिसने औरंगजेब के काल में विद्रोह किए थे। सर्वप्रथम मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, और आलमगीर नामा के लेखक जो है मिर्जा मोहम्मद काजिम थे, जबकि
खुलासात उत तवारीख जो है ये सुजान राय खत्री के द्वारा लिखा गया औरंगजेब के काल का इतिहास है। बेसिक बात है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, सच नहीं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल में सतनामियों ने बगावत कर मतलब कि नरनौल शहर को जो है ये दखल कर दिया था। वे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कबीर के अनुयायी थे वो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया? तो औरंगजेब ने किया। ठीक है, 64 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुलासात उत तवारीख किसने लिखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में आता है। ठीक है, 65 का ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा सुजान राय खत्री। आलमगीर नामा किसने लिखा? आलमगीर नामा किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। अगला, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, सर्वप्रथम ये बोल रहा है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है 67 का। हाँ, दारुल इस्लाम। अरे भाई हम ये पूछ रहे हैं 67 का। हाँ, मिर्जा मोहम्मद 67 का भाई। औरंगजेब, बिल्कुल औरंगजेब इज राइट आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? ये बता दो। बी हो जाएगा, बिल्कुल दारुल इस्लाम। चलिए अगला टॉपिक हम लोग गए, सेकंड लास्ट साइड है ये मुगल कालीन कुछ भी तो लक्षण। पद्मावत किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, यहाँ पे हम लोग देखे थे। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा की गई थी और हिंदी भाषा की अवधि बोली में लिखा गया। ठीक है, और यह जो है चौपाई दोहों में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था? मुगल चित्रकला, तो जो कि यहाँ पे ये तो सबको पता होता है, ये आप सब कर दीजिए। यहाँ पे डाउट पता है किसके रहता है? जहांगीर और शाहजहां, ये दोनों में लोग गलती करते हैं। तो जहांगीर हो जाएगा, इस राइट आंसर। देखो भाई, मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने रखा था, हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ गया था। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा जो विकास होता है, सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पे होता है, ये जहांगीर के शासनकाल में पहुंच गया था। और मुगल बादशाह जहांगीर चित्रकला का ये पारखी था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की जो है भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किसने तुलना, अच्छा किससे तुलना की जा सकती है? किससे तुलना की जा सकती है ना? जैसे अस्थायी बंदोबस्त है, मालवाड़ी व्यवस्था है, रेतवारी व्यवस्था है। हालांकि आधुनिक भारत में पढ़ते हैं तो बता देता हूँ, ये रेतवारी व्यवस्था था ना, उससे की जाती है ना। तो थ्योरी वाला क्लास में मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ इसके बारे में। देखो, सिरसा ने भूमि की माप का जो है प्रकार लगान को जो है निश्चित किया तथा लगान सीधे कृषकों के साथ निश्चित किया जाता था और इसलिए इस व्यवस्था को रेतवारी व्यवस्था से मतलब एक समान दोनों को मानते हैं, उस पर आधारित था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद होना चाहिए, जामी लिखा हुआ कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है ना, ये पूछ रहा है 4 का। तो सी हो जाएगा दक्षिण। एक थोड़ा सा देख लेते भाई। कह रहा है कि अकबर ने गुजरात की विजय की स्मृति में जो है यहाँ पे जामा होना चाहिए। जामा आप सही कर लेना, यहाँ पे ये जामी नहीं होगा, जामा होगा। ठीक है, जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर जो है 134 फीट की ऊंचा एक बुलंद दरवाजा बनाया गया, जिसमें लाल बलुआ पत्थर से उसे बनाया गया था। ठीक है, और यह ईरानी अर्ध गुंबदीय शैली में बना है और बुलंद दरवाजा की जो है दक्षिण दिशा अकबर के दक्षिण विजय और गुजरात विजय के प्रतीक माना जाता है और इसके निर्माण में जो है लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि भारत के किस नगर को जो है मध्यकाल में सिराज ए मशरिक जिसे कह सकते हैं पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, अभी जौनपुर का नाम आपने जरूर सुना होगा। डी हो जाएगा 5 का। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो पूर्व के जो सिराज के नाम से प्रसिद्ध शहर जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां जिसे मोहम्मद बिन तुगलक की याद अपने भाई जोना खां की याद में किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और यह उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुगल प्रशासन में जो है मुहत्सिब था, मुगल प्रशासन मुहत्सिब क्या था ये पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? लोक आचरण अधिकारी था, लोक आचरण। चलो भाई देखो, यहाँ पे कह रहा है मुगल काल में सभी लोक आचरण अधिकारी था। प्रजा की जो है यहाँ पे नैतिक चिंतन की देखभाल करने के लिए मुख्यतः यह देखने के लिए प्रजा इस्लाम के कानून के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं, है ना। जबकि मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, आपको पता होना चाहिए। और प्रजा के आचरण को जो है यहाँ पे शुद्ध रखने के लिए बादशाह अकबर ने नगरों में जो है मदिरा विक्रय और वेश्यालयों जो होता है ना, उस पर जो है निषेध कर दिया था। वेश्याओं को जो है नगर से बाहर स्थान दिया गया था, जिसे क्या कहा गया है? शैतानपुरी कहा गया था, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पे दास्तान ए अमीर हमजा है, ये दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? बताओ। बिल्कुल सी हो जाएगा, मीर सैयद अली। थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। तो देखिए, हमजानामा मुगल चित्रकला की जो है ये प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। इसे दास्तान ए अमीर हमजा भी कहा जाता है और यह कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। हमजानामा को पूर्ण करने के लिए मीर सैयद अली को जो है यहाँ पे पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। और हुमायूं के समय में 2 महान चित्रकार मीर सैयद अली, इस लाइन को देखिएगा, और ख्वाजा अब्दुल असमद थे। और अब्दुल असमद द्वारा बनाई गई कुछ कृतियों का संकलन जहांगीर की जो है गुलशन चित्रावली में किया गया है। उस्ताद मंसूर का नाम आपने जरूर सुना होगा। एवं अबुल हसन जहांगीर के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। इन्हें बादशाह ने जो है क्रमशः नादिर उल असर, उस्ताद मंसूर को जो उपाधि से दिया था बादशाह के द्वारा, ये नादिर उल उसर, और अबुल हसन को जो दिया गया था जहांगीर के द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं नादिर उल जमा की उपाधि से प्रदान किया गया था। उस्ताद मंसूर को दुर्लभ पशुओं और पक्षियों का जो है चित्रण काफ़ी नॉलेज था, इसलिए उसी का जो है चतीरा कहा जाता था। और इसकी महत्वपूर्ण कृति साइबेरिया का जो है बिरला सारस तथा बंगाल का एक पुष्प है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बात है। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? ये सब आप लोग जानते होंगे, आंसर हो जाएगा फारूक सैयद का नाम जरूर सुना होगा। तो देखो, दरबार में आए ब्रिटिश शिष्टमंडल डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा जो है किए गए इलाज से खुश होकर
ये जो है फ़र्रुखशाह 1717 ईस्वी में, और जैसे बात है उनको बीमारी से पीड़ित थे बेचारे फ़र्रुखशाह, तो उनको इलाज किया गया डॉक्टर के द्वारा। हैमिल्टन डॉक्टर का नाम था, पर उससे खुश होकर एक शाही फरमान जारी करता है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये सब मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बी हो जाएगा मोहम्मद शाह। देखिए मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल बादशाह था बैठने वाला। मोहम्मद शाह के समय फारस का जो नादिर शाह था 1739 में भारत पर आक्रमण किया, करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ये अपने साथ लेके गया था नादिर शाह। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस जिसे कहते हैं का निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। शाहजहां ने ही कोहिनूर को मयूर सिंहासन में जो है करवाया था, कोहिनूर हीरा को। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे है ना 10 का, ये हो जाएगा राज कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन तक जवाबित का है राज कानून से, लॉ ऑफ स्टेट से है। जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक असुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह जो है कानून जवाबित कानून होता है। कोस मीनार क्या है भाई, जरा सा देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोस मीनार। बिल्कुल, एक दूरी निर्धारक है ये कोस मीनार, नाम से पता चला कोस मीनार ने, हम लोग कहते हैं एक कोस है 2 कोस, इस तरीके से ध्यान रखें। कोस मीनार जो है एक दूरी निर्धारक है। देखिए कोस मीनार अर्थात दूरी मापने का एक पैमाना है, इसे मील स्तंभ भी कहते हैं। इसका निर्माण अफगान शासक शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, और शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण कराए गए ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे हर कोस पर जो है यहाँ पे मीनारें बनाई गई थी। और दिल्ली अम्बाला राजमार्ग पर जो है आज भी ये देखने को आपको मिल सकता है ना। और हरियाणा में 49 कोस मीनार है, थोड़ा सा ध्यान रखिए हरियाणा में। अगला है चैप्टर हम लोग का मराठा और संघ, लास्ट चैप्टर है, हम लोग लास्ट फ्लोर पे आ गए। देखो शिवाजी के पिता का नाम क्या था ये पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो आप सबको पता है भाई इसका पिताजी का नाम शाहजी था। आइए देख लेते हैं शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले थे। शिवाजी का जन्म होता है भाई 6 अप्रैल 1627 में, और देखो कई जगह आपको 9 फरवरी 1630 एसपी में भी दिया जाता है, जो कि यहाँ पे शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था ऐसा कहा जाता है। तो एनसीईआरटी वहाँ पे दोनों मतभेद है, तो खाली बीपीएससी जो यहाँ पे मानते हैं ना ये वाला, तो ध्यान रखिएगा। इनकी माता का नाम जो है जीजाबाई भोसले थे। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था ये पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे बाजीराव द्वितीय। ये देख लेते भाई, बसिन की संधि होता है 1802 में, बाजीराव द्वितीय वह अंग्रेज के मध्य हुई थी, और इसी संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षक तथा पूना में सहायक सेना रखना स्वीकार किया था। सतनामी पंथ जो है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या स्थापना किस वर्ष हुई थी सत्यनामी पंथ की? बिल्कुल ये होता है 1657 ईस्वी में। आइए देख लेते इसके बारे में थोड़ा सा। सतनामी पंथ की स्थापना वीरभान नामक एक संत जो है नारनौल में कब? तो 1657 ईस्वी में किया था। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार और नीची जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण अपने आप को सतनामी पुकारते थे, आपको पता होना चाहिए। और सतनामियों को एकवचनवादी संप्रदाय कहा जाता है, और इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता था। सतनामी की मैं बात करूँ तो अपने पूरे शरीर के बालों को मूर कर रखते थे, और इसी कारण इन्हें मूरिया भी कहा जाता है। शिवाजी का पिता का क्या नाम था ये पूछा है ना, तो आपने देख लिया इसके। अच्छा, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शाहजी अभी आपने देखा था ना भाई। शिवाजी का जन्म जो है ये 20 अप्रैल 1627 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, और शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़। 1665 में पुरंदर की संधि में शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रामगढ़ के किले में हुआ था, ठीक है। चौथ व सुरदेशमुखी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चौथ और सुरदेशमुखी मराठा साम्राज्य का प्रमुख टैक्स था, कर था। चौथ जो है गैर मराठों के क्षेत्र में, चौथ ध्यान रखिएगा, गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले वसूल करता था, ये ध्यान रखिएगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ पे? तो अभी आपने देखा रायगढ़। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत जो है यहाँ पे देख सकते हैं 8 मंत्रियों का एक यहाँ पे क्या था भाई? अष्टप्रधान थे। 6 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबको पता आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी के अष्टप्रधान थे। देखो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद में जो है अष्टप्रधान, उसके परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। छत्रपति इन मंत्रियों को या फिर मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। अष्टप्रधान का जो मंत्री था ना भाई, उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, तो ध्यान रहेगा। इनमें पेशवा, अमात्य, वाक्यान्वीस इसे मंत्री कहते हैं, सुमंत यहाँ पे थे। उसके बाद सुरुनवीस था, सर ए नौबत था, पंडित राव और न्यायाधीश पद भी शामिल थे। शिवाजी ने ही औरंगजेब के संघर्ष करके 1774 में मराठा साम्राज्य की जो है यहाँ पे नींव रखी थी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। शिवाजी के शासन तंत्र में जो है विदेशी मंत्री डाइस के नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई इसका नाम था सुमंत, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सुमंत को थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा रहेगा। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की व्यवस्था थी, अभी आपने देखा, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था तथा उनके सचिव के रूप में कार्य करता था। अष्टप्रधान का विवरण की बात करें तो पेशवा जो था वो राजा का जो है प्रधानमंत्री हुआ करता था। अमात्य जो है वित्तीय राजस्व व्यवस्था को देखता था। अगर मैं बात कर लो वाक्यान्वीस अथवा मंत्री कह सकते हैं, तो ये गृह मंत्री हुआ करता था, है ना। और सचिव की बात करूँ तो यह जो है राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य को देखता था। दवीर या सुमंत की बात करते विदेश मंत्री हुआ करता था। सेनापति अथवा सर ए नौबत की बात करें तो सेना भर्ती संगठन और ये सब का काम वो करता था। पंडित राव की मैं बात कर लो तो यह जो है मुख्य विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदान का दायित्व वो रखता था। और न्यायाधीश की बात करें तो ये न्याय कार्य से संबंधित था राजा के बाद। आगे बढ़ देख लेते हैं। अगला है ये समर्थ रामदास किसके गुरु थे? अच्छा क्वेश्चन है भाई।
बिल्कुल ये शिवाजी के गुरु थे। देखिए समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे और ये जो है छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। स्वामी रामदास के बचपन का नाम नारायण जो है सूर्यजी पंत था। कहते हैं कि उन्हें कम उम्र में ही भगवान राम के दर्शन हो गए थे, जिसके कारण जो इन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया था। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? वतनदार महाराष्ट्र में बिल्कुल यह जो है सामंत वर्ग को। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सामंत, वतनदार सामंत होते थे। मराठा शासन काल में इनका मुख्य कार्य जो है टैक्स वसूलने का था, कर वसूलने का काम था इसका, और इनका पद वंशानुगत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और कंप्लीट हो जाएगा हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो कह रहा है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, ये पूछा है आपसे, तो ये हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। तो सरंजामी व्यवस्था मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा वतनदारों मतलब कि जमींदारों को जो है सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। सरंजाम मूल रूप से सिविल और सैन्य सेवा के लिए भूमि अनुदान का ही नाम था। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परंतु पेशवाओं के समय यह प्रणाली वंशानुगत रूप ले लिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग का जो है मैं आपको प्राचीन भारत कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, मध्यकालीन कंप्लीट करवा दिया। अब आधुनिक भारत का वीडियो आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। बायोलॉजी चल रहा था तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बिहार स्पेशल में करवा रहा था करंट अफेयर्स, वो कंटिन्यूसली चलेगा। और बिहार स्पेशल का जो है स्टैटिक वाला सेक्शन भी होगा, जिसमें बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अलग अलग सेक्शन है वो कंप्लीट होगा। धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिए और उसके बाद आप पीडीएफ से रिवीजन करिए, क्योंकि वीडियो एक बार देख लेंगे तो वहाँ पे मेंशन करके कौन-कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, माइंड में रखना है। और ध्यान दें थ्योरी क्लास को रिवीजन करिए, ये जरूरी होता है। तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ तो आपको आइडिया लगेगा, देखो जितना थ्योरी पढ़ा वहीं से क्वेश्चन आया और आगे भी वहीं से आएगा। जितना आपका कट ऑफ जाएगा उससे 10-15 नंबर ये रहेगा। तो ये काम करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।